बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, प्रोग्राम से टियर 10 में मैं हूँ आपकी मेज़बान अना यूसुफ। उम्मीद आप ठीक ठाक होंगे, रोज़े भी अच्छे गुजरे होंगे और मामलाते ज़िंदगी भी अच्छे चल रहे होंगे। वीकेंड है, आज बहुत सारे लोगों को सैटरडे को छुट्टी होती है और हम ऑफिस भी आते हैं जी। तो कल संडे है, अच्छा प्लान कीजिए, अपनों के साथ वक्त गुजारिए और रोज़े जो हैं वो अच्छे तरीके से रखेंगे। वो रोज़ों का तो वैसे ही नहीं पता चल रहा, बहुत जल्दी जल्दी गुजरते चले जा रहे हैं। अच्छा जी, हम प्रोग्राम का आगाज़ करेंगे खबरों से। 11 बजे आपकी बर्थडे वाला सेगमेंट भी और इसके साथ हमारे मेहमान भी हमें ज्वाइन करेंगे। आज की खबरें क्या हैं? वासा हुकाम की अदम दिलचस्पी है या फिर लापरवाही? BRB वाटर ट्रीटमेंट प्लांट में 7 साल से ताख़ीर है, 33 अरब का नुकसान हो चुका है। हेल्थ के दोनों महकमों में रिश्वत लेकर छुट्टियां लेने का इंकशाफ, 6 मुलाजिमीन पर पीका एक्ट लग गया। लेस्को सारिफीन की जानिब से सोलर सिस्टम की मदद से मुआहदे की खिलाफ वर्जी, मुआहदे से जायद पैनल लगाकर सोलर बिजली बनाने पर कार्रवाई होगी। और LDA का एक्शन क्या है, प्रोग्राम में आपको बताएंगे। हमारे साथ हमारे सीनियर रिपोर्टर मौजूद हैं, एडिटर ब्यूरोक्रेसी कैसर खोकर साहब और सीनियर रिपोर्टर दुर्रे नायाब। आज की लीड स्टोरी दुर्रे नायाब की है, तो दुर्रे नायाब से आगाज कर लेते हैं जी। 7 साल ताखीर, 33 अरब का नुकसान, क्या मामला है दुर्रे नायाब? अच्छा देखिए, कितनी बदकिस्मती की बात है कि लाहौर शहर जिसमें अब 1.25 करोड़ से ज़्यादा की आबादी हो चुकी है, बल्कि 1.5 करोड़ को रीच करने वाले हैं, और वहाँ पे ऐसा कोई ट्रीटमेंट प्लांट मौजूद ही नहीं है जो पानी को काबिल इस्तेमाल बनाए। और फैसलाबाद जैसे शहर, जो शहर लाहौर से तो बड़ा मेट्रोपॉलिटन सिटी ना हो, वसाइल ज़्यादा ना वहाँ ना हो, एक्सपर्ट ना हो, इंजीनियर्स ना हो, लेकिन वहाँ पे वाटर ट्रीटमेंट प्लांट जो है मौजूद है। अच्छा। और वहाँ पे नहरी पानी को ट्रीट करके काबिल इस्तेमाल बनाया जाता है। अब हमने भी करना था, BRB में इतना ज़बरदस्त पानी आता है। बस आपको पता है 7 साल पहले ये ऑलमोस्ट मुआहदा तकरीबन हो चुका था, और उसमें इन्होंने कंस्ट्रक्शन जो टाइम था वो आज मतलब कि ट्रीटमेंट स्टार्ट हो जानी थी। अच्छा। 2025, जो कि अब होती नजर तो नहीं आ रही क्योंकि काम ही उस पर नहीं हुआ। अच्छा चलें, ये तो नुकसान आपने किया ही किया कि लाहौर के ज़ेरे ज़मीन पानी निकाल के हमने उसकी मत मार दी है, और आप जो ट्रीटमेंट करके पानी को काबिल इस्तेमाल बना सकते थे, अपना ज़ेरे ज़मीन स्टेटा को बचा सकते थे, वो आपने नहीं किया। अब इसमें तामीराती लागत भी बहुत बढ़ गई है। जो एक चीज़ हम 7 साल पहले बनाते थे, ले सकते थे, आज हम कहाँ खड़े हैं। उस वक्त क्या रेट्स थे तामीराती मटेरियल के, आज क्या रेट है, उस वक्त मशीनरी के क्या रेट थे, उस वक्त डॉलर के क्या रेट थे। अगर चीज़ें इंपोर्ट करनी है, पुर्जा जात इंपोर्ट करने हैं, आपने मशीनरी मंगवानी है ट्रीटमेंट की, उस वक्त क्या कॉस्ट थी, आज क्या कॉस्ट है। अच्छा, इसको कोई वैल्यूएट नहीं करता। आपने देखें, मुझे याद है 7 साल पहले शायद वासा के जो ट्यूबवेल थे वो 300 भी ना हो, आज 600 से ज़्यादा है। आपने लाहौर से पानी निकाल के लाहौर का ज़ेरे ज़मीन पानी का जो इंफ्रास्ट्रक्चर है वो ख़त्म कर दिया है। आप इसकी बजाय अगर ट्रीटमेंट की तरफ जाते तो बहुत बेहतर हो सकता था। अब 33 अरब रुपए का नुकसान आज तक है। आज अगर बनाते हैं, एक तो 33 अरब रुपए इजाफी लागत आएगी, दूसरा आप 2030 से पहले इसको बना नहीं सकते। आपको इतने साल आगे प्लानिंग करेंगे तो 2030 में इस पे इम्प्लीमेंट। अब मैं सिर्फ ये कहता हूँ कि वासा ने बहुत अच्छा काम किया होगा, बड़ा रेवेन्यू जनरेट कर लिया, बड़े लोगों को उन्होंने पाबंद बना लिया, कनेक्शन बड़े उन्होंने लीगलाइज कर लिए। जितने लोग ज़ेरे ज़मीन पानी निकाल रहे थे, बड़ी बड़ी बॉटलिंग कंपनियां निकाल रही थी, उनसे पैसे भी लेना शुरू कर दिया। आपने सब कुछ किया, लेकिन आपने लाहौर के मुस्तकबिल के लिए क्या किया? आपने लाहौर के मुस्तकबिल को दाव पे लगाया। आपने लाहौर के ज़ेरे ज़मीन पानी को बचाने के बजाय आपने उसका इस्तेसाल करना शुरू कर दिया। आप उसके ट्रीटमेंट प्लांट लगा के अगर वो पानी बचा सकते थे, तो ये आपकी एक गफलत है। इसमें लापरवाही वो होती है जो आपसे ना दानिस्ता तौर पे, गैर दानिस्ता तौर पे। 15 साल बाद जब पानी का लेवल बिल्कुल ही ना हुआ, कुछ पानी नहीं होगा 10-15 अगर ये हालात है, कराची वाले हालात हो जाएंगे। मेरा तो ख्याल है उससे बदतर होंगे, क्योंकि कराची तो चलन ठीक है, वो तो फिर मैनेजमेंट करते हैं, वाटर बोर्ड है उनका, उनके पास बहुत सारे वसाइल हैं, वो चीज़ों को मैनेज कर लेते हैं। फिर वहाँ पे टैंकर्स भी हैं, ऑल्टरनेट सोर्स है। हमारे पास ऑल्टरनेट क्या है ना, हमारे कौम की ये बदकिस्मती है कि हमारे जितने भी प्रोजेक्ट हैं वो डिले हो जाते हैं, जिसकी डिले की वजह से उनकी कॉस्ट जो है दुगनी हो जाती है। मैं ये इस प्रोग्राम की वसात से हुकूमत से मुतालबा करूंगा कि जब कोई प्रोजेक्ट मंजूर किया जाए तो साथ उसकी टाइम लिमिट भी मुकर्रर की जाए कि इतने अरसे में इसको मुकम्मल करना लाजमी होगा। अगर नहीं लाजमी करना होगा तो जो जिम्मेदार अफसरान हैं उनके खिलाफ कार्रवाई की जाए और लागत की कीमत उनसे वसूल की जाए।
और इस वाले से जितनी ये सड़कों के मामलात हैं, बिल्डिंग के मामलात हैं, या वाटर सेवरेज के मामलात हैं, या सोलर के मामलात हैं, या बल्दिया के मंसूबे हैं, या सिटी डिस्ट्रिक्ट गवर्नमेंट के मंसूबे हैं, या हाईवे के मंसूबे हैं, या दूसरे जो CNW के मंसूबे हैं, जो जितने बड़े बड़े मेगा प्रोजेक्ट है या छोटे जो प्रोजेक्ट है, उनके लिए एक टाइम लिमिट मुकर्रर होना चाहिए कि इतने में प्रोजेक्ट मुकम्मल किया जाए और महकमा खजाना उसके फंड जारी करने का पाबंद हो, ताकि वक्त पर मंसूबा। आप देखें दुर्रेड्डी आपने बड़ी अच्छी खबर दी है कि 21 अरब रुपए का मंसूबा था, जो कि अब इसकी कीमत जो है 54 अरब रुपए तक पहुंच गई है, सिर्फ इस वजह से कि 7 साल में। ये क्या पैसे नहीं होते, इस वजह से डिले होते हैं? नहीं, मैं तो ये तो लापरवाही है और गफलत है। मैं तो सिर्फ ये भी तजवीज़, खोकर साहब ने बात बहुत अच्छी की है, मैं तो कहूँगा जहाँ आप इतनी अथॉरिटीज़ बना रहे हैं, एक आप जो इंफ्रास्ट्रक्चर अकाउंटेबिलिटी अथॉरिटी भी बना दें, जिसमें आपके इंफ्रास्ट्रक्चर की अकाउंटेबिलिटी हो, कोई जवाब दे कि जी आपने एक प्रोजेक्ट कंसीव किया, उसके बाद प्रपोज किया, अप्रूव हुआ, वो क्यों नहीं मुकम्मल हुआ, उसके लिए अगर पैसे नहीं थे तो उसको तो अप्रूव ही नहीं होना चाहिए था। और अगर पैसे आपने एक प्रोजेक्ट के रखे और दूसरे प्रोजेक्ट पे बांट दिए तो उसका भी तो एहतसाब होना चाहिए ना, कि इतनी ज्यादा आपने किससे पूछ के किस तरह से गफलत की। तो अकाउंटेबिलिटी बहुत जरूरी है। खोकर साहब ने बात ठीक की है कि अगर 2025 में इसको बनना था, इसकी हर चीज रेडी थी, तो फिर 2025 में आज तक ये कागजों में क्यों है? मेरा सवाल यह है कि अगर ये ट्रीटमेंट प्लांट बन जाता तो क्या बेहतरी क्या थी? देखिए, लाहौर का पूरा इंफ्रास्ट्रक्चर बचना था। लाहौर के अंदर हम जो एक साल में 3 फुट से भी ज्यादा जो गहराई में जा रहे हैं, पानी नीचे जा रहा है, ये मामूली बात नहीं है। 3 फुट की सतह तक जाना नीचे, ये एक बड़ी संगीनी वाली बात है। और उसकी सबसे बड़ी वजूहत है कि हमारे पास ऑल्टरनेट सोर्स नहीं है। हमने अगर पानी देना है अपने पौधों को, हमने अगर पानी देना है खेतों पानी घर का इस्तेमाल कर हम तो साफ पानी इस्तेमाल, गाड़ियां धो रहे हैं, फर्श धो रहे हैं, सड़कें। अब तो ये सड़कें वॉश आपने देखा होगा कि आजकल सुथरा पंजाब में जो है ना वो लशपश की हुई है सड़कें पानी से धो की है, तो हमारे पास ऑल्टरनेट सोर्स नहीं है। उसके बाद आप नहरी पानी जो है वो आखिरकार ज़ाया होता होता वो अपने एक रस्ते से मुख्तलिफ दरियाओं में जाके वो समअप हो जाता है, वो भी आप यूज़ नहीं करते। फिर बरसात के दिनों में आप जितना पानी स्टोर कर सकते हैं, अब शायद वाटर टैंक बन जाए तो स्टोरेज इनकी बढ़ जाए, आप वो कर सकते थे। बरसात के दिनों में जो नहरें फुल हो जाती हैं, आप उसके लिए भी तो कोई ट्रीटमेंट कर सकते थे। ये बहुत अच्छा प्रोजेक्ट था। ये उस वक्त के MD थे जाहिद अजीज़ साहब, जो अब रिटायर हो चुके हैं, और वो बड़ी तेज़ी के साथ इसको कंप्लीट कर रहे थे। लेकिन मैं फिर भी ये कहता हूँ, आपके पास साफ़ पानी अथॉरिटी है, आपके पास वासा है। अब पंजाब के सारे वासा की एक वाटर सैनिटेशन अथॉरिटी बन चुकी है। आप और कितनी अथॉरिटियाँ बनाएंगे? कुछ उनसे काम तो रेलिवेंट लें, उनको साफ़ पानी के अलावा आप साफ पानी का कुछ सोर्स तो प्रोवाइड करें। ये तो बहुत बड़ा खतरा है। अगर इसी तरह से कुछ ना होता रहा तो फिर आने वाले सालों में क्या होगा? यहाँ पर आपको अपना घर धोने के लिए, नहाने धोने के लिए, बर्तन धोने के लिए पैसों से पानी खरीदना। लाहौर में सॉकेट पिट्स बननी थी। सॉकेट पिट्स होती हैं जो जमीन के अंदर आप ड्रिल करके एक स्टेटा तक पहुंचाते हैं। अच्छा। और जो बारिशी पानी होता है वो सारा वो जमीन के अंदर चला जाता है। इसे सॉकेट पिट टेक्नोलॉजी कहते हैं। वो कहीं नहीं बन सकी। हम तो ये टर्म्स याद करते करते हमारी तो वो उम्र होने को आ रही है, और इनकी ये टेक्नोलॉजीज ना ये हमने सीखी है। हम देखते हैं दूसरे मुल्कों में, चाइना में बहुत जबरदस्त है, जापान में बहुत जबरदस्त है। वहां पे जो बारिशी पानी होता है वो ऑटोमेटिकली उन सॉकेट पिट्स के जरिए कई 100 गहराई में जाके नीचे। अब ये कोई इतना महंगा काम तो नहीं है, बहुत आसान और सस्ता काम है। कोई इतना महंगा काम ये तो लाहौर के जगह जगह जहाँ पे आपके ज़ेरी इलाके है, जहाँ पे ये पानी का प्याला बनता है, पानी पूरा जमा हो जाता है। लक्ष्मी चौक है, अब तो हमें भी याद हो गए। यहाँ पर आप इतने साल रोने के बावजूद वो ग्रीन बेल्ट्स जो हैं वो आपने नीचे नहीं करवा सके, रोड के लेवल पे नहीं लेके आ सके, तो यहाँ पर सॉकेट पिट बनानी। खैर, ब्रेक लेंगे, ब्रेक के बाद आते हैं हमारे साथ। ब्रेक के बाद आपको एक बार फिर से खुशामदीद कहेंगे। खबर जाहिद चौधरी साहब की है और खबर यह है, महकमा हेल्थ में रिश्वत लेकर लंबी छुट्टी, 6 मुलाजमीन पर पीडा एक्ट लग गया। अच्छा जी, अब ये सबसे पहले तो बात है कि रिश्वत लेकर और फिर लंबी छुट्टी, कैसे खोकर साहब कौन छुट्टी देता है? जी बिल्कुल। और रिश्वत कौन लेता है? जो सरकारी मुलाजम होते हैं उनको साल में जो 24 जो है ना कैजुअल लीव होती हैं। अच्छा। और 48 जो है ना अर्न लीव होती हैं। तो अगर कोई छुट्टी लेना चाहे, कोई अस्पताल का डॉक्टर या कोई स्टाफ का बंदा, तो 3 महीने तक जो है 89 डे तक जो है अस्पताल का MS छुट्टी दे सकता है विद फुल पे। वो अगर ऑडिट में AG ऑफिस से उसका
जो डॉकेट जो है उसका आ जाए और उसका वो डॉकेट में लिखा हुआ हो कि इसकी तरह सैलरी बनती है फिर मिलती है, वरना विदाउट पे मिलती है। तो ये मुलाजिम जो है जात शरीफ साहब ने बड़ी अच्छी खबर दिया कि ये मुलाजिम जो है ना पीडा एक्ट इन पर लगा है, इन्होंने पैसे दिए वहाँ पर महकमे में। और महकमा हेल्थ में आपको पता है इस वक्त तो बहुत सारे लोग ऐसे फिरते होते हैं जो पैसे लेकर काम कराने होते हैं लोग, और बहुत सारे लोग होते हैं जो वहाँ पर खवातीन पर बुरी नज़र रखकर उनका काम कराते हैं। इस तरह के भी वहाँ स्कैंडल सामने आते हैं। तो इस वाले से वहाँ पर वो पैसे दिए, पैसे देकर लंबी छुट्टी करा ली, साथ तनख्वाह भी वसूल कर ली। बाद में जब इनको अब सेक्रेटरी हेल्थ जो है ना बहुत सख्त आदमी आ गया, उसने इंक्वायरी करा ली और इंक्वायरी करा के वो पीडा एक्ट उसने लगा दिया। अच्छा, मुझे समझ नहीं आ रही, ड्राइवर लाल मोहम्मद ने जिन्ना अस्पताल के 2 नर्सेस से 2,68,000 रुपए लेकर रिश्वत ली और नौकरी से फारिग उनको कर दिया। ये ड्राइवर अच्छा, आपने इस खबर के एक और हिस्से को इग्नोर किया है, उसमें यह है कि उसने डॉक्यूमेंट्स भी बनवाए। अच्छा, जो नर्सिस है ना, नर्सिस की डिमांड है पूरी दुनिया में, जाहिर बात है वो यहाँ से लंबी छुट्टी लेके वो इमिग्रेशन के लिए ट्राई करती हैं, यूके, कनाडा, अमेरिका, मुख्तलिफ जगहों पे चली जाती हैं। तो उनको फिर फैसिलिटेट किया, बल्कि वीज़े पासपोर्ट तक की भी फैसिलिटेशन जो है ना वो उस बंदे ने दी। और मैंने कि इतना, वो तो बड़ा महान आदमी है, उसकी तो मतलब कि बहुत तारीफ करनी चाहिए कि इतना फैसिलिटेट कर रहा है। लेकिन ये देखिए हालात क्या पहुंच चुके हैं, इदारों की एहतसाबी का अमल जो है वो कितना ज़्यादा रुकने की वजह से किस किस किस्म के स्कैंडल सामने आ रहे हैं। खोकर साहब ने बहुत अच्छी बात की है कि ख़वातीन के साथ जो रवैया रखा जाता है सरकारी महकमों में, या तो उनसे पैसे लिए जाते हैं या फिर उनसे और तरह की फरमाइशें डाल दी जाती हैं। बाकी महकमों में भी यही कुछ है, चल रहा है। खोकर साहब बैठे हैं, एजुकेशन में बहुत है, स्कूल एजुकेशन बहुत ज्यादा होता है और हेल्थ में बहुत ज्यादा होता है, प्राइमरी हेल्थ में इस तरह की बहुत ज्यादा शिकायतें आती हैं। और टाउट माफिया जो है वो इस तरह खवातीन को जो घेरता है और घेर कर जो है ना उनसे गलत फरमाइश करता है और फिर पैसे भी लेता है, और बाज़ दफा जो है ना वो जिनसी तौर पर रासा करने भी शिकायतें आती हैं, साइबर क्राइम में केसेस चलते हैं, इस तरह के वाकयात भी होते हैं। और इस वाले से बड़े ये टाउट माफिया फिर रहा होता है महकमों में जो काम कराने के लिए होता है कि हम आपका काम करा देते हैं और आपका ये। अच्छा देखिए ना, अब आपने बहुत सारी जो है वो चीज़ें बेहतर की। आपने कहा जी कि हमने जो सिस्टम है उसको बहुत ज़्यादा सिस्टमाइज़ किया है, पेपरलेस कर दिया है, कंप्यूटर सिस्टम कर दिया है, ऑनलाइन अप्लाई करें, ऑनलाइन अपनी ट्रांसफ़र कर दें। लेकिन इन लोगों का किरदार आज तक नहीं ख़त्म हो सका। बिल्कुल सही। आप ऑनलाइन एप्लीकेशन घर बैठ के डाल दें, कोई भी खातून टीचर है, कोई खातून हेल्थ में है, वो अपनी ऑनलाइन एप्लीकेशन फाइल कर सकती है। लेकिन इन लोगों की मरहूने मिन्नत, इन लोगों को कोई चाय पानी लगाए, इन लोगों को भारी रिश्वत दिए बगैर उनके काम नहीं होते। मेरा तो ये ख्याल था कि चीफ सेक्रेटरी साहब को इस चीज़ पे बहुत सख्त नोटिस लेना चाहिए था और उनको तमाम महकमों का इस चीज़ से फिजिकल ऑडिट करवाना चाहिए कि कहाँ कहाँ पे मैनुअल हिंड्रेंस जो है वो ख़त्म नहीं हो सकी, कहाँ कहाँ पे आज भी क्लर्क हैं और ड्राइवर्स हैं, उनके ऑपरेटर्स हैं, अफसरों के, सेक्शन अफसरों के, बाकी जो लोग बैठे हैं वो किस किस तरीकों से, इस पे पूरी इन्वेस्टिगेशन स्टडी है। अगर ये स्टडी कर लें तो फिर ही फायदा ना पेपरलेस सिस्टम करने का, वरना क्या फायदा। मैंने अगर घर बैठ के पेपरलेस सिस्टम है, मैंने अगर घर बैठ के एप्लीकेशन फाइल की है और उसके बाद मुझे जाके किसी का तड़ला करना पड़ता है, किसी सेक्रेटरी की मिन्नत करनी पड़ती है, उसके सेक्रेटरी के, उसके पीएसओ के, उसके किसी बंदे को जाके मुझे कुछ थोड़ा बहुत पैसे लगाने पड़ते हैं, तो मुझे पता है वो क्या सिस्टम है पंजाब में। तो आपका पेपरलेस सिस्टम और वज़ीर आला जो खातून है मरीन वाशी साहिबा के होते तो खवातीन के साथ इस तरह का सलूक नहीं होना चाहिए। जो है वो बहुत ज्यादा संजीदा तौर पर लेना चाहिए अगर आप चाहते हैं कि ये मामला रुक सके। मरियम नवाज कम्युनिटी हेल्थ इंस्पेक्टर प्रोग्राम की मोबाइल ऐप का इफ्तिताह, हेल्थ इंस्पेक्टर घर घर जाकर रजिस्ट्रेशन के अमल को यकीनी बनाएंगे, ख्वाजा इमरान अजीज साहब का ये कहना है। जाहिद चौधरी साहब की खबर है, कैसे ठोकर साहब कैसे देखते हैं? जी बिल्कुल, ये मरियम नवाज कम्युनिटी हेल्थ इंस्पेक्टर प्रोग्राम की मोबाइल ऐप का इफ्तिताह किया गया है और घर घर जाकर जो है ना ये इंस्पेक्टर जो है ना वो डाटा लेंगे और इस वाले से ये जाहिद चौधरी साहब ने खबर दी है और इस वाले से ये मोबाइल ऐप बनाई गई है और इसकी इफ्तिताही तकरीब भी हुई है। ये बड़ा अच्छा कदम है कि हर घर से डाटा लिया जाए, ताकि क्योंकि इस वक्त तो हुकूमत पंजाब ने ये प्रोग्राम शुरू किया हुआ कि जो कैंसर के पेशेंट है या जो हार्ट के पेशेंट है ना, उनको घरों में डाकखाने के जरिए जो है अद्वियात फ्री मुहैया की जाती हैं। इस तरह डाटा आ जाएगा और टीबी के मरीजों को भी तो डाटा आपका एक सेंट्रलाइज हो जाएगा तो आसानी से। दूसरा ये कि आपको ये बताऊं कि इस वक्त तो हमारे जो एजुकेशन है वो तो प्राइवेट सेक्टर में पहले चली गई है और एजुकेशन तो प्राइवेट सेक्टर में चली गई। अब हेल्थ सेक्टर है जहाँ पर लोगों का इलाज होता है और हेल्थ की मशीनरी इतनी महंगी होती है कि लेबॉर्ट्रियाँ जो है या प्राइवेट अस्पताल वो मशीनरी अफोर्ड नहीं कर सकते, जिसकी वजह से सरकारी अस्पतालों में मशीनरी होती है और सरकारी अस्पतालों में जो इलाज होता है वो प्राइवेट अस्पताल में इलाज मुमकिन नहीं होता, क्योंकि वो जो मशीनरी जो सरकारी अस्पताल में 2 करोड़ की या 4 करोड़ की आती है या MRI मशीन आती है या CT स्कैन मशीन आती है, लेकिन बंद पड़ी होती है, खराब क्योंकि हो जाती है, उनको कोई सही खराब इसलिए होती है वो फिर
प्राइवेट जाकर डॉक्टर मिले होते हैं ना, प्राइवेट लेबोरेटरियों के साथ के प्राइवेट उनके टेस्ट कराते हैं और उसमें कमीशन डॉक्टरों को मिलता है। हमारे डॉक्टर भी तो इस तरह के है ना, बस क्या किया जा सकता है। और हमारे जो मसीहा है वो फिर बुरी सी बात है, हुकूमत जब एक्शन लेती है तो वाईडी हड़ताल कर देती है। इस तरह के वाकयात होते हैं। अच्छा देखिए, वो अब इतना धड़ल्ले के साथ डॉक्टर्स जो हैं वो अब उन लेबॉर्ट्री, प्राइवेट जो लेबॉर्ट्रीज हैं उन्हीं की चिटों पर रेफर कर रहे होते हैं। आप, मुझे एक्सपीरियंस हुआ है, आप सरकारी अस्पताल में जाएं तो वो आपको XYZ किसी लेबॉर्ट्री जो सामने होगी अस्पताल के बाहर, उसी की चिट पे लिख देंगे, अपनी साइन स्टैम्प जरूर करके देंगे। बंदा पूछता है कि यार आपने जो अगर लिखा है एक टेस्ट, वो आपकी साइन स्टैम्प के बगैर मुझे वो करके नहीं देंगे। आपने टेस्ट का नाम बताना है ना, आपकी साइन स्टैम्प की क्या जरूरत है। हाँ। और जब वो पर्ची देखते हैं ना, वो पर्ची भी उन्हीं की छापी हुई होती है, उस लेबॉर्ट्री की। और वो लेबॉर्ट्री के पास जाते हैं, आप जाके उनका खाता वहाँ खुला होता है, वो जितने पेशेंट रेफर करते हैं वो मामला चलते रहते हैं। इतना बड़ा जुल्म है। फिर देखें ना, होता फिर क्या है, कुदरत भी तो कहीं ना कहीं अमल दखल कर रही होती है ना। आप जितना जुल्म करते हैं फिर आपके साथ भी जुल्म होता है। फिर आप फरियादें लेके सड़कों पे कहते हैं जी हमारे साथ बड़ा जुल्म हो गया, क्योंकि आपने जो जुल्म किए होते हैं ना, असल में कुदरत का चक्कर वो है कि जो आपने किया होता है वो पलट के आप तक आ रहा होता है। मैं इन लोगों को बहुत ये स्टडी कर रहा होता हूँ कि ठीक है जी, बड़ा जुल्म हो रहा है, डॉक्टर्स का बड़ा इस्तेहसाल हो रहा है। डॉक्टर्स के साथ बहुत ज्यादा नाइंसाफी हो रही है, उनको जो पेज हैं वो ठीक नहीं दी जा रही, उनको बहुत एडहॉक वाले डॉक्टर्स को तो वैसे ही जलील किया जा रहा है। लेकिन बदले में आप ये देखें, जो चंद लोग आपके अंदर हैं, जो जिनकी तादाद बढ़ती जा रही है, वो लोगों के साथ क्या करते हैं। तो जब वो पलट के पूरे महकमे पे उसका असर आता है तो आपको खुद सोचना चाहिए ना बैठ के कि हम क्या कर रहे हैं। इसी तरह हम इंस्पेक्टर पे आ जाएं। हाँ जी। अच्छा, अब ये जो ख्वाजा साहब ने जो उसका इफ्तिताह किया, इसके अंदर इम्प्लीकेशन में कुछ प्रॉब्लम्स हैं। मिसाल के तौर पे डाटा तो आपने ले लिया, लेकिन अगर डाटा आप ये लें स्क्रीनिंग के साथ कि उस घर के अंदर पेशेंट्स को देखें, उनकी स्क्रीनिंग भी हो जाए, साथ पता लग जाए कि किसको शुगर का मसला है, किसको खुदा ना खासा कैंसर है, किसके अंदर कौन से है, कोई चेस्ट का है, कोई लंग्स का है, कोई XYZ बहुत सारी बीमारियों में है। आप वो डाटा इकट्ठा करें तो जल्दी इस चीज को, अमल को तेज करेंगे जो आप अचीव करना चाहते हैं, बजाय कि आप डाटा जो इकट्ठा करेंगे वो तो ऑलरेडी पेशेंट डाटा है, वो तो ऑलरेडी किसी ना किसी अस्पताल में किसी जगह पे आपको मिल जाएगा। आपको बहुत सारी लेबोरेटरीज में भी इकट्ठा करना मुश्किल नहीं होगा। आप अगर उसको ID कार्ड के साथ, जो हेल्थ सिस्टम का पहले हेल्थ कार्ड वाला सिस्टम था, उसको मुंसलिक कर देते फिर तो वन लिंक डाटा हो जाना था ना, फिर तो मसला ही कोई नहीं था। मेरा मुतालबा ये है हुकूमत पंजाब से और महकमा सेहत से कि आप हर घर में स्क्रीनिंग की सहूलत कब देंगे। आप हर घर में जो गरीब लोग, हमारे यहाँ तो रिवाज ही नहीं है कोई स्क्रीनिंग खुद से करा ले। भाई कैसे करा लेगा? आपको एक टेस्ट का रेट पता है? कह रहे हैं आप, बहुत आप एक मामूली टेस्ट का रेट किसी प्राइवेट किसी लेबोरेटरी से करवा के जाके देखें, मेरा ख्याल है कि आपकी आधी तनख्वाह तो गई। ऐसे ही है। अगर आपने हेल्थ स्क्रीनिंग करानी है प्रॉपर, अगर आप स्क्रीनिंग कराएं 20-25 हज़ार रुपए आप, बड़े बड़े मुनज़्ज़िम इदारे अगर आप इसमें देखें, लॉ इन्फोर्समेंट एजेंसीज के बड़े बड़े अच्छे इदारे, वो जाते हैं, वो अपने बंदों को, जो रिटायर्ड बंदे भी हैं उनको भी 3-3 माह बाद बुला के उनके प्रॉपर ब्लड टेस्ट करते हैं मुफ्त, और देखते हैं कि ये हमारा रिटायर्ड बंदा है, ये किस हालत में है, किस नहीं है। मैं अब चले खुल के बात करता हूँ, पाक फौज के पास पूरा मुनज़्ज़िम निज़ाम है। उनका जो बंदा फोर्स में मौजूद है, जो बंदा रिटायर है, कितने साल हो गया है, वो भी CMH जाता है हर 3 महीने बाद, उसके कंप्लीट ब्लड टेस्ट होते हैं, उसके कंप्लीट टेस्ट फ्री ऑफ कॉस्ट होते हैं। चाहे आपकी 9 लाख है बंदे, चाहे 15 लाख है, कोई परवाह नहीं है उनको, वो करते हैं, पूरा डाटा है। और अगर वो नहीं आते हैं तो उनको कॉल आती है कि जी आपके टेस्ट ड्यू हैं, आपने ये फलाने CMH में आके, जहां भी हैं, अगर आप लाहौर में नहीं है, मुल्तान है, गुजरांवाला है, जहां भी हैं, आप वहां जाके अपना ये डाटा कंप्लीट करें। वो इतनी नजर रखते हैं, और इसकी वजह फिर मेरा तो ये ख्याल है कि फिर वो लोग क्यों ना अपने इदारे के वफादार हो। तो आप ऐसा मुनज़्ज़म सिस्टम, चले ये तो बहुत बड़ी बात है ना, आप थोड़े बुनियाद पे वो लोग जो अंडर प्रिविलेज है, हाँ, बस उनका डेटा आपके इतने कार्ड्स पे हैं, हाँ, हिम्मत कार्ड, सेहत कार्ड, पता नहीं कौन सा कार्ड, फलाना कार्ड, आप उसी को कंपाइल करें, वहां से डिप्राइव्ड लोग निकालें, जो जरूरतमंद हैं, जो मुस्तहिक हैं, जो कम आमदन वाले हैं, उनको निकालें। आप ये प्रैक्टिकल सिर्फ उन्हीं के साथ करके देखें, आपको रिजल्ट मिलेंगे। बिल्कुल आपने सही कहा, और मेरे ख्याल से ये बहुत बड़ा इकदाम होगा अगर आप ये कर लेंगे। ब्रेक के बाद आपको ज्वाइन करेंगे हमारे साथ। वेलकम बैक। मुआहदे से जायद पैनल लगाकर सोलर बिजली बनाने पर कार्रवाई होगी। लेस्को सारिफीन की जानिब से सोलर सिस्टम की मदद से मुआहदे की खिलाफ वर्जी। कैसर खोकर साहब जी बिल्कुल, ये लेस्को ने नया कानून नाफिज कर दिया है कि जो मुआहदे के जो जायद पैनल है वो ना लगाए जाए।
इस पर कार्रवाई की। और जो लेस्को ने एक नई पॉलिसी इख्तियार किया है कि जो सार्फिन जो सोलर वाले हैं उनसे 10 रुपए यूनिट बिजली खरीदनी है और खुद जो है ना वो 70 रुपए यूनिट बेचनी है बिजली। ये भी एक नया लेस्को ने बदमाशी शुरू कर दी है। अब लेस्को जो है क्योंकि उसकी बिजली लेने के लिए लोग उसको मसला बन रहा है कि लोगों ने सोलर पैनल लगवाने शुरू कर दिए हैं और इसकी वजह से लेस्को का जो मसला बन गया है उसकी बिजली जो है लोग कम लेते हैं और उसका रेवेन्यू जो है वो डाउन हो रहा है और रेवेन्यू जनरेशन कम हो रही है, जिसकी वजह से अब लेस्को ने ये मुख्तलिफ तरह के इक़दाम शुरू कर दिए कि आप देखें ना सोलर पैनल के मुआहदे के तहत ज्यादा पैनल लगाने वालों के खिलाफ कार्रवाई होगी। एक नया कानून लागू कर दिया और इस वाले से जो लेस्को के जो शोभा जात है उन्होंने सार्फिन का रिकॉर्ड मुरतब करके कनेक्शन मुंतकिल करने के लिए नोटिस भिजवाने का फैसला किया कि कनेक्शन ऐसे लोगों के काटे जाए और इस वाले से ये अजीब तरह की हरकत शुरू कर दी है। अच्छा देखें ना, आप 5 kVA और 10 kVA के फर्ज करने अप्रूवल लेते हैं और उसके बाद आप उसको एनहांस करते रहते हैं, इतना कर लेते हैं कि आप अपनी तमाम ज़रूरियात को पूरी कर लेते हैं और उसमें तो मेरा तो ख्याल है कि आपको कोई नहीं होनी चाहिए तकलीफ। बिल्कुल, आपको क्या इससे लगे। और दूसरी बात है कि सोलर क्या लेस्को से लेके लगा रहे हैं हम या जो बिजली पैदा कर रहे हैं उसमें कुछ लोगों ने इतनी प्रायोरिटीज को दी कि अपनी जमा पूंजी सोलर पे लगा दी। सूरज के निकलने में कोई लेस्को के अफसरान को कोई ज्यादा किरदार है? तो मुझे बताया ना किस चीज का पैसा मांग रहे हैं आप? क्या कोई बहुत ज्यादा कुदरत पे इख्तियार रखते हैं? ये सूरज जो है ये अल्लाह ताला की मेहरबानी से निकल रहा है कि आपकी मेहरबानी से निकल रहा है, तो आप किस चीज का पैसा दें? दूसरी बात है कि सोलर प्लेटें क्या आप रेंट पे देते हैं लोगों को कि जी आपको टैक्स दे दें? ये तो मेरा ख्याल है कि कुछ 2-4 लोग जिम्मेदार लोग अदालत में जाएंगे तो ये उड़ जाएगा। ये तो नाजायज और नाइंसाफी की इंतहा कर दी इन्होंने। ऊपर से आगे आप कह रहे हैं कि जी अब हम ये भी चेक करेंगे कि किसने कितनी प्लेटें लगाई और किसने कितना वो लोड लिया और कितना किया, बजाय कि आप जो बिजली ले रहे हैं उनसे आप उसका फ़ायदा उठाएं, उसको मैनेज करें, अपने अल्ले तल्ले कम करें, अरबों करोड़ों यूनिट जो मुफ्त में बांट रहे हैं वो ख़त्म करें और जो चोरी करवा रहे हैं वो ख़त्म करें, जो ओवर बिलिंग करके लोगों की गरीबों की जेबें काट रहे हैं वो ख़त्म करें। आप अब लोगों के पैसों में नजर रख के बैठ के कल को ये भी कहेंगे कि चूंकि आप फ्रिज यूज कर रहे हैं ना जो आपने अपनी मेहनत की कमाई से खरीदा हुआ है तो उसमें भी हमें हिस्सा दें। फिर कल को कहेंगे जो कपड़े इस्त्री किए हैं ना आप उसमें भी हमें हिस्सा दे दें। हालात तो यही लग रहे हैं। मतलब कि ये तो बदमाशी से भी कुछ आगे चला गया। तो आप इसका ना लेस्को भत्ता कंपनी नाम रखते हैं, ठीक है जी। मेरा तो ख्याल है कि सोलर लोगों ने क्यों लगवाए थे कि भारी भरकम बिलों से जान छूटेगी, उनकी जिंदगी में आसानी होगी। अब वो जब से देखा कि अच्छा ये तो लोग बिजली जो है वो कम इस्तेमाल होना शुरू हो गई है और कंपनी का उस तरह से जो है रेवेन्यू जनरेशन नहीं हो रही है, आपने सोलर सारिफीन पे एक के बाद एक मुश्किल डालना नहीं। तो आप अपने लले तले क्यों नहीं कम कर रहे ना? आपके अफसरान, आपके मुलाजमीन, उनके भाई तक जो यूनिट्स यूज करते हैं मुफ्त के, वो क्यों नहीं खत्म कर रहे? आप वो याशियाँ क्यों नहीं ख़त्म कर रहे जो आपको ऑथराइज नहीं है, जिसपे पूरी कौम कह रही है कि ये ज्यादती हमारे साथ हो रही है? आप मुफ्त बिजली कोई बंदा नहीं ले सकता तो आप क्यों ले रहे हैं? अब तो आपको पता है कि पहले बहुत होता था जी कि बड़े बड़े इदारों में जो है ना वो मुफ्त बिजली होती थी। अब तो बहुत सारे ऐसे इदारे हैं जिन पे सख्ती हो गई है, पाबंदी हो गई है, अब वो मुफ्त बिजली नहीं लेते, ठीक है। अब वो बिजली के पैसे बाकायदा देते हैं और यूनिट कॉस्ट होते हैं। तो भाई अगर वो लोग कर सकते हैं तो लेस्को वाले क्या आपकी वजह से बिजली बन रही है या आपके होने ना होने से? अगर दुर्नायाब लेस्को के अंदर अफसर है और मैं अगर लेस्को छोड़ दूंगा तो बिजली बनना बंद हो जाएगी, तो मुझे किस चीज के मुफ्त यूनिट मिलेंगे? मैं फिर क्यों नहीं पॉलिसी में आता कि मैं भी गरीबों के साथ बैठ के वो बिजली के यूनिट्स दूं? ठीक है, ये तो इतने हठधर्मी दिखाते हैं बेशर्मी के साथ, तो ये तो रियायत लाने में ये जो मुआहदा किया जा रहा है इस पे आपको क्या बता दिया जाएगा कि इतने सोलर पैनल आप लगा सकते हैं? नहीं, वो तो तय है। देखें आप अगर 5 kVA है या 10 kVA है उसकी प्लेटें जो कैलकुलेशन के मुताबिक उस वोट की वो तय है, ठीक है। माइट भी कोई 18 प्लेटें शायद हो किसी एक चक्कर में, कोई 15 या 10 प्लेटें किसी एक आपके हो, वो तो तय है ना कि उतनी प्लेटें उतना वोल्टेज आपका प्रोड्यूस करेगा, वो 5 kVA के साथ मैच करेगा या 10 kVA के साथ मैच करेगा, ठीक है। उससे ज्यादा अगर वो लगाएंगे तो उनको जाहिर बात है बिजली में ज्यादा फायदा होगा, उनके घर के अंदर जो बिजली खपत हो रही होगी वो ज्यादा मैनेजेबल होगी। अब इसकी भी तकलीफ है, मसला अब यहाँ पे आ गया। मसला है किसी ने अपने जेब से अपने पैसों से चीज, मसला ये आ गया है कि भाई आपका तो ग्रीन मीटर ले लिया है ना, अब वो जितनी मीटर बिजली प्रोड्यूस करके आपको रिवर्स दे रहा है वो तो जैसे ही जा रही है ना, मैं उसके लिए पानी की चक्की लगाऊं, मैं उसके लिए हवाई वो सही बात है क्या कहते हैं मैं वो व्हील लगाऊं, मैं जो मर्जी करूं, आप छोड़ें। आपके पास जो बिजली आ रही है वो प्रॉपर आपके ग्रीन मीटर के जरिए आपके सिस्टम में जा रही है, वो सिस्टम में शो हो रही है। मैं उसके अंदर तो कोई यूनिट चोरी नहीं कर रहा ना, उसके अंदर तो कोई प्रॉब्लम नहीं है। आपका मसला सिर्फ ये है कि आपने लोगों को इतना तंग कर देना है, जिच कर देना है कि लोग जो है सोलर सिस्टम से मुतनफ़र हो जाए। एक ये हरकत और एक ये 10 रुपए पे लाना कि अगर 10 रुपए पे आप
बिजली एक घर वाला बना के आपको यूनिट दे सकता है तो आप क्यों नहीं दे सकते? बिल्कुल सही बात है। आप फिर भी क्या ऐसी क़यामत आ गई है कि जी आप 70 रुपए दे रहे हैं? नहीं, ये तो खुल्लम खुल्ला ब्लैकमेलिंग वाला सिस्टम है। ब्लैकमेलिंग, तो पैसे लगाएं आप और भत्ता, सीधा सही भत्ता कह रहे हैं, कि जी सही कह रहे हैं। आपने चूंकि बिजली ले ली है और आपने सोलर लगा लिया, लिहाजा आप हमें बता दें। बिल्कुल ऐसे आप है। बता देंगे तो बिजली चलेगी, वरना नहीं चलेगी। एलडीए के एक्शन की तरफ आ जाएं। प्राइवेट हाउसिंग स्कीमों में ऑपरेशन किया गया है, तजावुजात भी मिसमार की गई हैं। दुरे ने अब आपकी खबर है ये। अच्छा देखिए जी, हम बड़े अरसा से कह रहे थे, बल्कि मैं इस पे काफ़ी फॉलोअप स्टोरीज दे चुका हूँ कि प्राइवेट हाउसिंग स्कीम्स जो बढ़ती जा रही हैं। कभी ये डाटा मोहसिन साहब के दौर में जब वो वज़ीर आला थे 156 होता था, आज वो 171 को क्रॉस कर गया। और अगर ये सिर्फ लाहौर शहर की बात कर रहा हूँ मैं, अगर लाहौर डिवीजन की बात करें जिसमें एलडी का दायरा इख्तियार था, वो तो 500 से क्रॉस कर गया है। अब मुझे ये बताएं कि जिसने 500 गैर कानूनी स्कीमों के अंदर इन्वेस्टमेंट की है वो कहाँ खड़े होंगे? वो ओवरसीज भी हैं, वो लोकल भी हैं, वो पूरे पाकिस्तान के मुख्तलिफ शहरों से भी हैं जिनकी ख्वाहिश है कि हम लाहौर में घर बना लें और लाहौर में घर होना चाहिए, मेट्रोपॉलिटन सिटी है, सारी सहूलियात है। वो बेचारे कहाँ खड़े हैं? और इसमें इतनी नामवर हैं, बल्कि मैंने तो लिस्ट भी शेयर की थी जिसमें 171 सोसाइटीज़ थी, लेकिन उनके खिलाफ क्या एक्शन लिया गया? उनके खिलाफ कुछ एक्शन नहीं लिया गया। एलडीए का प्राइवेट हाउसिंग स्कीम का जो डायरेक्टरेट है वो अब सिर्फ एक लेस्को की तर्ज पे भत्ता माफिया बन चुका है। वो जाता है, उनका अमला सोसाइटीज़ के पास जाके चीज़ें रिपोर्ट हुई हैं बाकायदा प्रूफ्स के साथ। डीजी एलडीए जो पहले रहे और जो अब हैं, उनको लोग बाकायदा डेवलपर्स प्रूफ के साथ दिखाते हैं कि आपके बंदे आ रहे हैं, मंथलियाँ लेके जा रहे हैं, उसके बावजूद हमारे दफ्तर सील कर देते हैं, उसके बावजूद हमारी जितनी इंफ्रास्ट्रक्चर गिरा देते हैं। और प्राइवेट हाउसिंग स्कीम जो वाहिद महकमा है एलडीए के अंदर जिनकी पूरी बदमाशी है, ठीक है, उनको आप कुछ नहीं कह सकते। वो बड़े बड़े डेवलपर्स के साथ फिक्स हैं, उनको पता है कौन सी सोसाइटी जो है इलीगल है, उनको पता है कौन सी सोसाइटी गैर कानूनी तौर पे फैल रही है, उनको पता है कौन सी सोसाइटी के 100 प्लॉट थे, उन्होंने 4000 प्लॉट बेच दिए, उनको फायदा नहीं। वो कहां से कहां पहुंच गए? जीरो कारकर्दगी है। और कितने ही बंदे इस डायरेक्टरेट में करप्शन पे हटाए गए, लेकिन पलट पलट के वो बार बार आ जाते हैं, सिफारिशें करा के आ जाते हैं। हालात ये हैं कि एक इंस्पेक्टर जाता है, वो डेवलपर से जाके लाखों की मंथलियाँ लेके आ जाता है, उसके बाद चुप करके बैठ जाता है, और वो फिर बड़े बड़े जो है ना वो खूबसूरत दीदा जेब किस्म के अट्रैक्टिव जो है स्कीम्स बना के लोगों को कि जी आ जाएं, फिर ये तो खत्म होता है, कंट्रोल होता नजर नहीं आ रहा, कंट्रोल खत्म हो रहा है। और यही वजह है कि एलडीए से अब लाहौर के अलावा कसूर, ननकाना, शेखुपुरा का कंट्रोल चला गया प्राइवेट। अच्छा हुआ है ना, मतलब यहाँ बेचारे रुल रहे हैं जिनकी जिंदगी भर 171 तो आपने यहाँ पे बनवा दिए, 500 पूरे डिवीजन में बना दिए, एहतसाब अब किसी अफसर का हो नहीं सका। और वजीर आला इतनी कंसर्न थी, जिस दिन पहली दफा वो एलडीए गई 3 घंटे बैठी रही, उन्होंने खुद सोसाइटियों का डाटा मंगवाया, उन्होंने कहा जी मैं इस पर टॉलरेट नहीं कर सकती, मुझे बताएं कि मैंने किस तरह से कंसर्न थी जो दोबारा फॉलोअप भी नहीं लिया और ना कभी 1 साल के बाद उनको भी भूल गया और तो इन्होंने भी भुला दिया, ना किसी ने उस पे काम किया ना कभी। लेकिन लोगों की जमा पूंजी जो है ना वो इस वक्त एट स्टेक है, और किसी भी लम्हे जो है ना आप मुझे बताएं, एक्चुअली लोग रो रहे हैं, बद्दुआएं दे रहे हैं, बद्दुआएं दे रहे हैं। आप मुझे बताएं कि आप इन हालात में, आपने भी कई दफा मुझे ऑफ द रिकॉर्डिंग पूछा कि कौन सी सोसाइटी हो सकती है, तो मैं आपको यही कहता हूँ कि मेरे से ना पूछे, मैं आपको मशवरा नहीं देता, क्योंकि यहाँ पे बहुत फ्रॉड है। बिल्कुल सही कह रहे हैं। ब्रेक के बाद आपको ज्वाइन करते हैं जी, हमारे साथ रहिएगा। वेलकम बैक वंस अगेन। अच्छा जी, खबर है वासा ने अफसरान से 8 साल से ज़ेर इल्तवा मंसूबे की वजूहात और एहतसाब करने के बजाय डिज़ाइन तब्दीली पर जोर दे दिया। क्या मामला है ये? अच्छा, ये मेरी खबर है। मैं बड़े दिन से सोच रहा था, रोज़ जाता था एलडी की बैक साइड पे, ये हेड ऑफिस बन रहा है और 8 साल से बन रहा है। मैं रोज़ सोचता था कि मैं इसको फॉलो अप करूंगा। अभी वीडियोस देखें ना आप इतनी खूबसूरत बिल्डिंग इन्होंने बनाई है, कंप्लीट है, ऑलमोस्ट ग्रे स्ट्रक्चर 100% कंप्लीट है। उसके बाद जो फिनिशिंग टाइलिंग उसके ऊपर हो रही है वो बड़ा महंगा टाइल उस पर लगाई जा रही है। उसके अंदर जो खूबसूरत फर्शी टाइल्स लगाई गई हैं वो अपनी जगह है, लेकिन अब वो स्टैंडर्ड इतना रेज हो चुका है, जब वो सेक्रेटेरिएट में जाके देखते हैं, बड़े बड़े शाही दफ्तर देखते हैं, तो उनका फिर वो दिमाग थोड़ा सा ना उस तरह से हो जाता है, वो ख्वाहिशात बहुत आगे चली जाती हैं। अच्छा, खुद ही डिज़ाइन अप्रूव किया, खुद ही इसका इंफ्रास्ट्रक्चर का जितना आर्किटेक्चर है, जितना इसका इंटरनल इंटीरियर डिज़ाइन है, वो खुद अप्रूव किया हुआ है। अब वो खुद ही कह रहे हैं कि नहीं जी वो तो बड़ा दकियानुसी हो गया है, बड़ा पुराना हो गया है, वो हमारा कलर टोन मिक्स नहीं कर रहा, ये तो हमने वाइट बना दिया है, वासा का तो ब्लू थीम है, वो तो पानी से रिलेट करना है, उसका तो कलर चेंज करें, अंदर जो है वो आर्चें बनी हुई हैं, ये बड़ा पुराना स्टाइल हो गया जी, अब इसको जदीद करें। अच्छा, आपने 8 साल में एक ढांचा खड़ा किया, पैसे होने के बावजूद, जी पैसे होने के बावजूद आपने एक तो इसका ढांचा खड़ा किया स्लो वर्क में,
दूसरी बात है कि आपने अब इसका डिज़ाइन यकसर तब्दील करके इंटरनल जितना इंटीरियर है अब उस पर करोड़ों रुपए और लगाने जा रहे हैं। जो पहले काम हुआ वो ज़ाया हो गया ना। देखें एसी आपने अभी तक नहीं लगा सके, इलेक्ट्रिक जो अंदर इलेक्ट्रिफिकेशन का प्रॉपर काम है वो आप अभी तक नहीं कर सके, उसके बाद अंदर इसके बहुत सारे फीचर्स ऐड अप होने थे वो अभी तक नहीं किया आपने। फिर इसके लिए फर्नीचर आएगा, फर्नीचर भी वो कहेंगे जी कि सबसे टॉप क्लास का जो महंगा ब्रांड है ना, जो अमीर लोग शादियों में भी देने का वो नहीं करते, वो होना चाहिए। 4-4 लाख के सोफे होने चाहिए। ये मामूली बात है, एक डीजी या सेक्रेटरी लेवल का जो बंदा होता है वो 2-2.5 लाख का फर्नीचर उसके सोफे जितना एक चीज आइटम है, मामूली बात है। वाकई खोकर साहब आप जाके देखें तो सही, खोकर साहब तो इतनी खबरें देते हैं। महंगा फर्नीचर होता है वहां पर दफ्तरों में, दफ्तरों का फर्नीचर बिल्कुल। फिर एसी लगाने होते हैं, फिर उन्होंने अपनी गाड़ियां खरीदनी होती है दफ्तरों के लिए, फिर दफ्तरों को रेनोवेट करना होता है बकायदा तौर पर। आप जो नया दफ्तर, एक नई बिल्डिंग बनी हुई ना, उसके अंदर जो दफ्तर बना हुआ उसको भी नया तरीके से रेनोवेट शुरू कर दिया। अभी हालांकि नई बिल्डिंग बनी है, दफ्तर को रेनोवेट करने की जरूरत नहीं है, लेकिन जो नया अफसर आएगा वो अपने दफ्तर को पहले रेनोवेट करेगा, फिर फर्नीचर को तब्दील करेगा, फिर अपने स्टाफ को अपनी मर्जी का रखेगा और बजट इस्तेमाल करेंगे। सरकारी खजाने का बेदरेक इस्तेमाल होता है और कोई पूछने वाला नहीं है, कोई इसका ऑडिट नहीं करने देते। और इस वाले से और बैठते कितने 2-3 घंटे आकर दफ्तर में बैठते हैं, वो भी एहसान चले जाते हैं, वो भी एहसान है। 11 बजे दफ्तर आते हैं और 2 बजे चले जाते हैं, तो आकर बस ये हाजिरी लगाते हैं और कोई पूछने वाला नहीं है। और जो साइलिन है बेचारे वो डिस्टर्ब होते हैं, खासतौर पर महकमा एजुकेशन के महकमे में जो साइलिन है वो परेशान होते हैं। अफसरान लेट आते हैं या जल्दी चले जाते हैं, या दफ्तरों में मीटिंग के बहाने में चले एक दूसरे कमरों में जाकर बैठे गप्पे शप्पे लगा रहे होते हैं कि हम जी मीटिंग कर रहे हैं। और इस वाले से हेल्थ के महकमे में बड़ी परेशानी होती है, महकमा जो बोर्ड ऑफ रेवेन्यू में बड़ी परेशानी होती है, CAW में बड़ी परेशानी होती है। जो पब्लिक डीलर के जो महकमे है ना, जैसे हाउसिंग महकमा है, वहाँ पर LDA में बड़ी परेशानी मुझे आ जाए। अब ये कितनी देर तक मुकम्मल होने के चांस हैं? कोई नया डिजाइन पास होगा? पैसे वो अभी पास होगा, वो अभी तो ख्वाहिशात चल रही है ना, अभी तो जहन में चल रहा है कि नहीं ऐसा होना चाहिए, कलर थीम ऐसा होना चाहिए, टाइलें चेंज कर दें, अंदर फर्नीचर और रखना है, इसकी खूबसूरत करना है, बहुत सारी चीजें हैं। और वो ना नाजायज ज्यादती वाली बात है। या तो आपका अपना पैसा हो ना, सही बात है, आपकी जेब से लग रहा हो तो हमें क्या एतराज है? क्या आप अपनी जमा पूंजी को घर पे इस तरह से जाया करते हैं? अगर एक घर आपने बनाना हो तो आप पूरा जो है ना वो क्या कहते हैं मजंग तक पूरी रोड छान देते हैं। एक टाइल लेनी होती है तो 10 किस्म के सेंटिस रोड में घुस जाते हैं। एक टूटी पसंद करनी होती है तो आपको 10 पर हॉल उठ रहे होते हैं, कितनी महंगी टूटी लगा रहे हैं जी। अब यहाँ पे आपका जी ऑर्डर आता है, यहाँ पे आप फरमाइशें ऐसी डाल देते हैं कि जी सेंसर वाली टूटी होनी चाहिए, हमें टूटी यूं भी ना करनी पड़े, हम हाथ नीचे करें पानी आ जाए, हाथ हटे पानी चला जाए। अच्छा ऐसे दफ्तर हैं, आप लोग इनके दफ्तरों में चले जाए, आप इनके वॉशरूम में चले जाए ना इन अफसरों के, तो आपके 14 तबक रोशन हो जाएंगे कि ऐसे शहजादों वाले भी, दुबई के शहजादों वाले दफ्तर हों जो इन्होंने बना रखे हैं। सही। अच्छा आप लोग इनका फर्नीचर देख लें, आप लोग परेशान हो जाएं, इनकी गाड़ियां देख लें परेशान हो जाएं, इनके महंगे मोबाइल जो उन्होंने दफ्तरी मामला से चार्ज किए होते हैं, बाकी सारी चीजें देख लें, आप परेशान हो जाएंगी। तो इतना शाहाना दफ्तर बना के फिर कारकर्दगी क्या होगी? मसाइल तो इतने ज्यादा हैं। 0/0। आज जो ये मसाइल जो वज़ीर आला कह रही हैं कि जो हल नहीं हो रहे, लोगों को रिलीफ नहीं मिल रहा, तो वजह तलाश करें ना, क्यों नहीं मिल रहा। मैं तो हमेशा तनकीद करता हूँ कि ये ब्यूरोक्रेसी के आने को उतार के देखें ना कि क्यों नहीं मिल रहा है। इनको अफसरों को दफ्तरों से बाहर निकाल के दिखाएं तो सही। दफ्तरों से ये बड़े अफसर बाहर नहीं निकलते, गरीबों को अंदर आने नहीं देते। मुझे तो समझ नहीं आ रहा कि सरकारी दफ्तर किस तरह खोकर साहब चल रहे होते होंगे। बट अब ये तो लम्हा फिक्रिया है कि आपने इतना पैसा लगाकर एक बिल्डिंग खड़ी कर दी, 8 साल से कहां तक, और अब आपको डिजाइन पसंद नहीं आ रहा तो आप डिजाइन तब्दीली की तरफ जा रहे हैं। खैर, माहौल दोस्त इमारतों को टैक्स में रिलीफ, वाटर मीटर की तनसीब इमरजेंसी लगाकर होनी चाहिए, हाईकोर्ट की जानिब से ये रिमार्क्स दिए गए हैं। मलिक अशरफ साहब की खबर है। PH के नहरी पानी के खाले ना चलने पर इजहार बरमी, खाले बहाल करने का हुक्म। वासा वाटर मीटर की तनसीब में कोई काबिल जिक्र कारकर्दगी नहीं दिखा सका। जी बिल्कुल, इस हवाले से ये मलिक अशरफ की खबर है कि माहौल दोस्त इमारतों को टैक्स में रिलीफ दें इस वाले से, और वाटर मीटर्स की तरसीफ एमरजेंसी लगाकर होनी चाहिए। वाटर मीटर की जो हाईकोर्ट ने हुक्म पहले दिया था कि वाटर मीटर लगाए जाएं, लेकिन अभी तक वासा जो है वो वाटर मीटर नहीं लगा सका, जिस पर अब हाईकोर्ट को मुदाखलत करनी पड़ी है। मैं कहता हूँ कि जब हाईकोर्ट का पहली दफा हुक्म आया था तो सेक्रेटरी हाउसिंग ने MD वासा को क्यों तलब नहीं किया, चीफ सेक्रेटरी ने MD वासा को क्यों तलब नहीं किया, ये इकदाम उस वक्त क्यों नहीं किया गया। अब बार बार हाईकोर्ट को मुदाखलत करना पड़ती है, हाईकोर्ट को फौजदारी
फौजदारी मुकदमात होते हैं, सिविल मुकदमात होते हैं, वो मुकदमत के लिए वक्त नहीं बचता। वो लोगों के लाखों की तादाद में केस जो है ज़ेर अल्तवा पड़े हुए हैं, और ये गवर्नमेंट के जो गवर्नर्स के मामला है ये तो हुकूमत लेवल पर हल होने चाहिए। ये तो एक एक्शन लेवल का काम है, एक्शन लेवल पर एसडीओ लेवल पर हो जाना चाहिए काम, लेकिन इसके लिए फिर एमडी वासा भी कुछ नहीं किया, सेक्रेटरी हाउसिंग ने कुछ नहीं किया। मैं दुरे ने आपसे एक कमेंट ले लूं, फिर वाइंड अप की तरफ देखिए, वासा के तमाम प्रोजेक्ट पे इमरजेंसी लगानी चाहिए। जितना हमने डिस्कस किया, चाहे वो बीआरबी प्रोजेक्ट था, चाहे वो वासा हेड ऑफिस था, अब मीटर का प्रोजेक्ट है, इमरजेंसी तो वासा पे लगा देनी चाहिए कि आप पब्लिक मफाद के प्रोजेक्ट कर कौन से रहे हैं ना। बिल्कुल। आप पानी का ज़िया पहले हो रहे हैं और पानी का ज़िया रोकने के लिए लोगों को मीटरिंग पे नहीं ला रहे, और ये नेग्लिजेंसी है। आपको पता है कि मीटर की कॉस्ट जो है वो इस वक्त कहां से कहां पहुंच गई है। ये 4-5 साल पहले लगने थे मीटर्स, चाइनीज कंपनी के साथ कॉन्ट्रैक्ट भी हो गया, आपका सारा कुछ हो गया। आज वो सारी कॉस्ट डबल ट्रिपल हो चुकी है, और ये सारी जो है कंज्यूमर पे कन्वर्ट करेंगे। कंज्यूमर पे जाए, जाहिर ही बात है, अपनी जेब से तो किसी ने देने नहीं, ये जिसने मीटर लगवाना उसकी जेब से ज्यादा पैसे निकलेंगे। बट कारकर्दगी यहाँ पर आपके सामने ही है, बुरे ही हालात हैं। बहुत बहुत शुक्रिया आप लोगों के वक्त के लिए। ब्रेक होगी, हेडलाइंस होंगी, फिर आएंगे शो में। स्टूडियो में आपको खुश आमदीद कहेंगे। नाज़रीन, शौक का कोई मोल नहीं होता, और जब आप किसी स्पेसिफिक गेम का शौक रखते हैं तो चाहे वो मुश्किल भी हो, चाहे वो कम लोग भी खेलते हो, चाहे उसमें बड़ा मुकाबला सख्त हो, बस फिर आप अपनी लगन से और मेहनत से तमाम चीज़ें जो हैं, तमाम रुकावटें जो हैं उनको पीछे छोड़ देते हैं। हमारी आज की मेहमान, इनसे मैं बहुत ज़्यादा इंप्रेस हुई हूँ, क्योंकि अंडर 8, अंडर 10 और अब अंडर 12 का नेशनल चैम्पियन का वो टाइटल अपने नाम कर चुकी हैं, और बहुत ही ज़बरदस्त तरीके से। अब खेल मैं आपको बताऊँ तो जिसको हम कहते हैं जी बादशाहों का जो खेल होता है वो बहुत ही ज़बरदस्त भी है, लेकिन मुश्किल तरीन भी है। बहुत दिमाग लगा के आपको खेलना पड़ता है। शतरंज, चेस जिसको हम कहते हैं जी। हमारी मेहमान का मैं तारुफ कराना चाहूंगी। मायशा फुरकान हमारे साथ मौजूद हैं, जो कि चेस प्लेयर हैं। मोहम्मद सलीम अख्तर साहब सीनियर वाइस प्रेसिडेंट चेस फेडरेशन ऑफ पाकिस्तान हैं। वेलकम कहेंगे। अस्सलाम वालेकुम जी। थैंक यू सो मच मायशा, आपके वक्त का भी बहुत बहुत शुक्रिया। माशाल्लाह से अंडर 12 नेशनल जो है वो चेस की ये चैंपियन बन चुकी हैं, कैसा लग रहा है? ठीक, मज़ा आ रहा है नेशनल चैंपियन बनने के। बड़ा मुश्किल खेल होता है ये, मतलब आपको कितना अरसा हो गया खेलते हुए? मुझे 4-5 साल लग गए हैं खेलने के। किसने सिखाया? कोविड के टाइम पे स्कूल में जो वो चेस करते थे ऑनलाइन क्लासेस में, तो उधर से मुझे शौक़ पड़ गया था, क्योंकि ऑनलाइन क्लासेस भी थे। तो वो जो स्कूल के कोच हैं वो फिर उन्होंने मुझे सिखा लिया था चेस। लेकिन उससे पहले मुझे चेस पहले आती थी, क्योंकि पहले मेरे ताया ने सिखाया था। अच्छा जी। ये तो बड़ी मुश्किल गेम है, कैसे खेलते? जी, इसमें जो है बहुत टाइम लगाना होता है, ताकि आपकी स्ट्रेंथ ज़्यादा बेहतर हो जाए और आप जीत सकते भी हैं ज़्यादा गेम्स। सही। सलीम साहब, आपसे जानना चाहूँगी, ये छोटे छोटे बच्चे माशाल्लाह से इतना ज़बरदस्त मुजाहरा कर रही हैं, सो मेरे ख्याल से तो ये बच्चे बहुत आगे जा सकते हैं अगर इन्हें एक के बाद एक अपॉर्चुनिटी। फेडरेशन का इसमें क्या रोल रहता है? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। देखिए, चेस फेडरेशन ऑफ पाकिस्तान इन बच्चों के लिए डिफरेंट टाइम्स में लोकल लेवल के इवेंट्स ऑर्गेनाइज करते हैं, नेशनल लेवल के, प्रोविंशियल लेवल के इवेंट्स ऑर्गेनाइज करते हैं, और जो रियल टैलेंट है वो हम हंट करते हैं, और उसके बाद उन बच्चों को इंटरनेशनल जो प्लेटफॉर्म है वहाँ तक लेके जाते हैं। तो जो मायशा हमारे साथ हैं, ये प्रीवियसली पाकिस्तान को वेस्टर्न एशियन चैम्पियनशिप हुई थी मालदीव्स में 2022 में, एंड शी रिप्रेजेंटेड पाकिस्तान इन अंडर 8 कैटेगरी। और फिर उसके बाद इन्होंने एशियन चैम्पियनशिप में भी पाकिस्तान को रिप्रेजेंट किया अल ऐन में, और लास्ट ईयर इन्होंने पाकिस्तान को रिप्रेजेंट किया अंडर 10 कैटेगरी में कज़ाकिस्तान में। सो मायशा माशाल्लाह बड़ा एक्टिवली चेस को लेकर के चल रही हैं, और मायशा के साथ हमारी अभी रिसेंटली चेस फेडरेशन ऑफ पाकिस्तान ने कराची में 3rd नेशनल यूथ चेस चैम्पियनशिप का इनेकाद किया था लास्ट मंथ, जिसमें पूरे मुल्क से यंग प्लेयर्स ने पार्टिसिपेट किया, जो 250 प्लस स्टूडेंट्स थे जिसमें, और 12 कैटेगरीज़ में वो चैम्पियनशिप ऑर्गेनाइज़ की गई थी, जिसमें पूरे मुल्क से डिफरेंट, और लाहौर को स्पेशली एक क्रेडिट जाता है उसमें कि टोटल 12 कैटेगरीज थी, और जो 10 चैंपियन थे वो लाहौर से थे। अच्छा, सो मायशा, आप कौन से रोल में खेलती हैं? मतलब इतना वो होता है कुछ, हमें चेस के बारे में थोड़ा सा समझाएं, गेम कैसी है, करना क्या होता है?
चेस जो है वो हमें माइंड में वो ज़्यादा टैलेंट भी होता है ना चेस में, तो आपको जो है ना हर दिन प्रैक्टिस करना होता है चेस में, और जितना आप ज़्यादा प्रैक्टिस करते हो ना उतनी ज़्यादा आपकी मेमोरी भी इंक्रीज़ हो जाती है। बेसिकली ये एक ब्रेन गेम है, जितना आप खेलते हो उतना स्ट्रॉन्ग आपका ब्रेन होगा और उतना स्ट्रॉन्ग आप खेल सकते हैं। अच्छा, सो इसके लिए तो फिर आपको बहुत ज़्यादा टाइम देना पड़ता होगा। कितना टाइम देती हैं? हर दिन मैं 2 से 3 घंटे दे देती हूँ चेस। तो घर में किसके साथ खेलती हैं चेस? घर में मैं किसी के साथ नहीं खेलती हूँ, उनके साथ मैंने हराया हुआ है। तो मेरे पास एक स्कूल का कोच है, उससे मैं 2-3 क्लासेस ले लेती हूँ हर वीक में। सही सही। सो मुझे बताएं कि ऐसा होता है कि अगर आप बीच में ब्रेक कर दें, यानी 1-1.5 हफ्ता आपने ब्रेक कर दिया आप अपनी स्कूल की एक्टिविटीज़ में, तो थोड़ा सा आप लोग को लगता है कि नहीं अब मुझे पीछे जा रही हूँ मैं? वो थोड़ा बहुत लगता है, लेकिन फिर 2 दिन प्रैक्टिस के बाद फिर सही हो जाता है। वो फिर कभी कभी आउट ऑफ प्रैक्टिस भी हो जाता है अगर कोई एक्टिविटीज़ है या कुछ, लेकिन फिर 2-3 दिन के बाद अगर ज़्यादा प्रैक्टिस कर लोगे सेम अमाउंट, तो फिर आपका स्ट्रेंथ वापस आ जाएगा। दूसरे ममालिक में जाकर जब आपने मुकाबलों में पाकिस्तान को रिप्रेजेंट करना होता है तो फिर डर लगता है, प्रेशर होता है? वो कभी कभी लगता है प्रेशर, लेकिन जब आप चेस खेल रहे होते हैं ना, हमने प्रेशर कोई नहीं लेना है। अगर आप प्रेशर लोगे तो फिर आपका सारा गेम खराब हो जाएगा, और अगर खराब हो जाएगा तो फिर आप हार जाओगे और फिर कुछ नहीं जीत सकते। ओपोनेंट जो है उसकी क्या चीज़ें समझनी होती हैं? ओपोनेंट का बेसिकली ये समझना होता है कि वो क्या करना है, क्या उनका प्लान है, आइडिया क्या है। और हमने जो है ना हर वक्त ओपनिंग ज़्यादा सीखनी है। जितनी ज़्यादा ओपनिंग्स या टैक्टिक्स आती हैं उतना ज़्यादा बढ़ सकते हो आगे। आपका अपना स्ट्रॉन्ग पार्ट क्या है चेस में? मेरा स्ट्रॉन्ग पार्ट चेस में मुझे चेस अच्छी लगती है। नहीं, आप ओपनिंग ज़्यादा अच्छी करती हैं क्या? मुझे जो है ना ज़्यादा पसंद तो मिडिल गेम आती है, क्योंकि उसमें ज़्यादा आइडियाज़ होते हैं। लेकिन ओपनिंग्स भी मुझे आती है, मिडिल गेम और एंड गेम भी। एंड गेम की एंड गेम में ये होता है, एंड गेम जो है ना सबसे मुश्किल पार्ट है चेस का। अगर एंड गेम आ जाए, पाकिस्तान में जो है ना लड़कियां कम चेस खेलती हैं। हाँ जी, तो अब जो है ना इसलिए हमने बढ़ाना है, ठीक है। तो इसलिए जो है ना एंड गेम अगर आपको थोड़ी बहुत आ जाएगी ना पाकिस्तान में, तो आप सबको डिस्ट्रॉय कर सकते हैं। That's really great। यानी सबसे अब मुश्किल मरला भी एंड गेम ही हम कह सकते हैं। सो ये प्रैक्टिस से चीज़ें कवर होती हैं जितना आप प्रैक्टिस करते चले जाएं। जी, और जितना आप प्रैक्टिस करते हैं, जितना टैक्टिक्स और ओपनिंग्स को लर्न करते हैं। सही। सो आपका मद्दे मुकाबल जो खिलाड़ी होता है, कैसे पता चलता है कि उसका बेस्ट पार्ट कौन सा, उसको एंड गेम में ज़्यादा बेस्ट है, किस तरह से पता चलता है? इसको कहते हैं हम पोजिशनल अंडरस्टैंडिंग। पोजिशनल अंडरस्टैंडिंग ये होती है कि आप आइडेंटिफाई कर सकते हैं पोजिशन को जल्दी से। फॉर एग्जाम्पल, अगर आपके पास 2 मिनट हैं और ओपोनेंट के पास 7 मिनट है, ठीक है, और एक पोजीशन आ रही है और आप जीत रहे हो लेकिन आपको पता ही नहीं है, इसको कहते हैं पुअर पोजीशन अंडरस्टैंडिंग। अगर नहीं पुअर होगी तो फिर आप जीत सकते हैं और जल्दी से डिस्ट्रॉय भी कर सकते हैं ओपोनेंट को। सही, बड़ा ज़बरदस्त। और ये तो पहले तो साइकी समझना भी अपने ओपोनेंट की बहुत ज़रूरी है, और ये आपको गेम के दौरान सारा कुछ करना होता है। अच्छा जी, सलीम साहब मुझे ये बताइएगा, हम माशाल्लाह से मैं टैलेंट देख के हैरान हो रही हूँ। ज़बरदस्त हमारे पास टैलेंट मौजूद है, हम इनको पॉलिश कर सकते हैं, हम इन्हें बड़े लेवल पर लेके जा सकते हैं, हम दीगर बच्चों को ये प्लेटफॉर्म दे सकते हैं। सो इसके लिए काम कर रहे हैं क्या आप लोग? जी, फेडरेशन की तरफ से जैसे मैंने पहले भी बताया कि डिफरेंट एक्टिविटीज़ का हम रेगुलर बेसिस के ऊपर और स्कूल्स के बच्चों को इनवाइट करते हैं, और डिफरेंट स्कूल्स के साथ फेडरेशन जो है वो इस वक्त MOU साइन कर रही है। 2022 में हमारा एक नेशनल माइंड स्पोर्ट्स इनिशिएटिव एक लॉन्च किया गया था चेस फेडरेशन ऑफ पाकिस्तान की तरफ से, जो दुनिया का सबसे बड़ा चेस इन एजुकेशन प्रोग्राम है, जिसमें गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान और चेस फेडरेशन ऑफ पाकिस्तान ने वर्ल्ड चेस फेडरेशन के साथ एक MOU साइन किया था, जिसके अंदर हमने 10,000 स्कूल्स को टारगेट करना है पाकिस्तान के अंदर, जिसके ऊपर काम शुरू हो चुका है। हमने डिफरेंट जो पब्लिक और प्राइवेट सेक्टर के जो स्कूल्स हैं उनके साथ हमारे MOUs हो रहे हैं, और जो फेडरेशन है उनको जो टेक्निकल सपोर्ट है चेस की प्रमोशन के लिए वो प्रोवाइड करते हैं, और टाइम टू टाइम उनके जो इवेंट्स होते हैं उसमें उनको सपोर्ट करते हैं। और फिर चेस एक ऐसी एक्टिविटी है जो आपकी कॉग्निटिव जो एबिलिटीज़ हैं उसको डेवलप करती हैं। सो चेस इन एजुकेशन ये एक वर्ल्ड चेस फेडरेशन का एक प्रोग्राम है
जो और दिस इज़ वर्ल्ड वाइड एक रिसर्च है, रिकग्नाइज भी हैं चीज़ें कि जो बच्चे चेस खेलते हैं वो एकेडमिक्स में भी बहुत स्ट्रांग होते हैं। ओवरऑल आपकी एक ब्रेन गेम है ना। एग्जैक्टली। तो आप साइमल्टेनियसली जब आप बोर्ड के ऊपर डिफरेंट वेरिएशंस आप देख रहे होते हैं, इसी तरह आप अपनी नॉर्मल लाइफ के अंदर भी ना डिफरेंट ऑप्शंस साइमल्टेनियसली आप एज्यूम कर रहे होते हैं कि कौन से ऑप्शंस हैं जो आपके लिए बेहतर हैं। सो चेस कॉग्निटिव और साथ में आपकी रेगुलर लाइफ में भी आपको बहुत हेल्प करता है। अच्छा, अब तो ऑनलाइन भी लोग चेस खेलते हैं, सो जी। डिफरेंस क्या है दोनों में? बोर्ड पे खेलना ज़्यादा बेहतर है, लेकिन ऑनलाइन पे जो है ना, ऑनलाइन पे फॉर एग्जांपल आप एक गेम लगा दो लेकिन आप बोर्ड पे खेलो, क्योंकि जो है ना बोर्ड से अगर आप ऑनलाइन खेलोगे तो जब रियल लाइफ में खेल रहे हो मैच, तो आपको जो है ना ज़्यादा टाइम लग जाएगा और आपकी पोजीशन अंडरस्टैंडिंग कम हो जाएगी बोर्ड की है, और फिर आपको समझ ही नहीं आएगी। लेकिन अगर आप बोर्ड पे खेलोगे तो आपकी पोजीशन अंडरस्टैंडिंग ज़्यादा बेहतर हो ऑब्वियसली जाएगी। आपका ओपोनेंट सामने बैठे हैं, आप उसकी हर चाल को देख रहे हैं। सो मुझे ये बता दें कितनी टाइमिंग का ये खेल होता है और आपका स्ट्रॉन्ग पार्ट कितनी देर में पता चल जाता है कि भाई ओपोनेंट स्ट्रॉन्ग है, या आप किस तरह से प्ले कर रहे हैं? मुझे जो है डिपेंड होता है ओपोनेंट का, ठीक है। तो फॉर एग्जांपल अगर ओपोनेंट स्ट्रॉन्ग है तो फिर वो ज़्यादा ओपनिंग्स को ज़्यादा वो करेगा और ओपनिंग्स उसको आएंगी। लेकिन कभी कभी जो है ना अगर आपको समझ नहीं आ रहा तो फिर आपने टेस्ट करना है, ठीक है। अगर आपने फॉर एग्जांपल एक नॉर्मल मूव दिया है, फिर आप उसके मूव से देख सकते हो कि क्या कर रहा है वो, हाँ, ऐसे देख सकते तो हो। यानी आप स्टार्ट नॉर्मल मूव से भी कर देती हैं, सिर्फ उसको देखने आपने के जो लिए। है ना हर वक्त अटैक नहीं खेलना है। ठीक है। अगर वो भी अटैक खेल रहा है तो फिर आपने डिफेंस करना है। कोई ओपनिंग्स में ये होता है कि आपने क्वीन साइड से खेलना है और ओपोनेंट ने जो है किंग साइड से खेलना है। आपका स्टार्ट करने का तरीका नॉर्मली क्या है? मेरा स्टार्ट करने का है D4 क्वींस गैम्बिट या किंग्स इंडियन। सही सही। सो सेफ प्लेस कौन सी होती है कि आप अगर आप सजेस्ट करें कि अगर कोई नया खेल रहा है तो उसको ऐसे स्टार्ट करना चाहिए? नया खेल रहा है तो फिर उसको जो है सबसे पहले अपनी ओपनिंग्स पे वर्क करना है, फिर उसने अपने स्ट्रेंथ के ऊपर वर्क करना है। आहिस्ता आहिस्ता से वो फिर बढ़ जाएगा और फिर वो जीतेगा भी। चलें जी, दैट्स रियली ग्रेट। सो मुझे ये बता दें अब फ्यूचर प्लान्स आपके क्या हैं, क्या करना चाहते हैं? मेरा फ्यूचर प्लान्स ये है कि मुझे पाकिस्तान के एक GM टाइटल लेना है माशाल्लाह। और या IM का, और पाकिस्तान को ज़्यादा रिप्रेजेंट करना है और दूसरे मुल्कों में पाकिस्तान का नाम ज़्यादा बढ़ाना है कि पाकिस्तान भी चेस के ऊपर फोकस कर रहा है और पाकिस्तान भी ये कर सकता है। इंशाल्लाह जी। क्या रिकमेंड करना चाहेंगी बच्चे, क्योंकि पेरेंट्स की सपोर्ट बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, तो आपके पेरेंट्स कितना सपोर्ट करते हैं? क्योंकि नॉर्मली पेरेंट्स कहते हैं कि भाई पढ़ाई का टाइम है, ये पढ़ाई पे टाइम नहीं दे सकोगी। मेरे पेरेंट्स बहुत सपोर्ट करते हैं और मेरी पूरी फैमिली सपोर्ट करती है, और मैं पढ़ाई के ऊपर भी कर रही हूँ फोकस और चेस के ऊपर भी कर रही हूँ। और क्योंकि पेरेंट्स ने फिर ये सारा दूसरे मुल्कों में अरेंज भी किया हुआ ये सारा कुछ, लेकिन अगर आप चेस खेलने आपको पूरा पेरेंट्स का भी सपोर्ट भी चाहिए। अगर नहीं होगा तो फिर आप सही से नहीं खेल सकते हो। सही से नहीं खेल सकते, बिल्कुल ऐसे ही है। गेम कोई भी हो, आपका टाइम भी चाहिए होता है, आपको सपोर्ट भी घर से चाहिए होती है, अदरवाइज आप किसी भी चीज़ में अपनी कामयाबी हासिल नहीं कर सकते। सो बच्चों के लिए क्या मैसेज होगा? क्या उन्हें किसी ना किसी स्पोर्ट्स एक्टिविटी का हिस्सा रहना है और इससे फ़ायदा क्या होता है? जी, अब बच्चों का ये होगा कि अगर आप हारोगे नहीं तो आप आगे नहीं बढ़ोगे। जितने ज़्यादा आपके मिस्टेक्स होंगे ना, उतना ज़्यादा आपको मिस्टेक से लर्न होगा और फिर आप जो है ना ज़्यादा आगे भी बढ़ सकते हैं। यानी आपको अपनी हार से ना वो सैड नहीं हो जाना चाहिए, दिल बर्दाश्ता नहीं हो जाना चाहिए, लगे रहना चाहिए। क्या आपका एक्सपीरियंस भी ये रहा कि बार बार अगर हारे भी तो बस कहा के नहीं? ये स्टार्ट में हो रहा था। जब मैंने चेस को स्टार्ट किया था, उस दफ़ा मैं हारती थी गेम्स को, कभी कभी जीत जाती थी, कभी कभी हार लेती थी। ऐसे अभी तक टैलेंट कैसा देखने में आया है पाकिस्तान में जी? जो यूथ के ऊपर पिछले जो फेडरेशन ही हैं, जो उनके लोग थे, वो ज़्यादा यूथ को फोकस नहीं कर पाए थे। तो जब से हमारी फेडरेशन ने टेक ओवर किया है चीज़ों को, तो ये हमारी सक्सेस का एक सबसे बड़ा एक मैं समझता हूँ प्लस पॉइंट है कि हमने जो यूथ है इसे हमने इंगेज किया है। और दिस इज़ इट्स 3rd ईयर और कंसेक्यूटिव हमने 3rd यूथ नेशनल चैम्पियनशिप कंडक्ट करवाई है। सो कंसेक्यूटिव ईयर्स में, सो ताकि जो रियल टैलेंट है वो हमारा हंट हो और इन बच्चों को
जो पाकिस्तान के लिए एक दुनिया में नाम बना सकते हैं, उसको हम हंट कर रहे हैं। तो फर्स्ट जो हमारी यूथ चैम्पियनशिप थी उसमें कोई 100 और 120 स्टूडेंट थे। सेकंड में हमारे पास ओवरऑल पाकिस्तान से, फिर जब सेकंड हुआ तो उसमें कोई 150, और अभी जो थर्ड इवेंट हुआ है कराची में उसमें 250 स्टूडेंट्स थे, और वो हमारे पास एक लिमिटेड फैसिलिटीज़ थी जो हम मतलब उसमें मैक्सिमम 250 ही अरेंज कर सकते थे। लेकिन अब ये होता है कि जो यूथ के जो प्रोग्राम्स हैं या यूथ के स्पेशली जो हमारे इवेंट्स होते हैं वो काफ़ी एक्टिवली हो रहे हैं, जिससे स्कूल्स में भी पेरेंट्स को भी और बच्चे भी इसके अंदर बहुत दिलचस्पी से उसमें अपना हिस्सा ले रहे हैं। तो चेस जो है वो चेस फॉर ऑल। बिल्कुल, मैसेज क्या होगा पेरेंट्स के लिए? पेरेंट्स के लिए जी, पेरेंट्स तो हमारे साथ फेडरेशन पेरेंट्स तो हम फुली उसको सपोर्ट कर रहे हैं, पेरेंट भी बहुत सपोर्ट कर रहे हैं, फेडरेशन भी इसमें बहुत सपोर्ट कर रहा है, वर्ल्ड चेस फेडरेशन भी हमें सपोर्ट करते हैं सम टाइम। बट जो चीज़ लैक कर रहे होते हैं वो हमारी अपनी जो गवर्नमेंट की जो एक सपोर्ट है, जिसके बगैर चीज़ें थोड़ा मुश्किल रहती हैं। बट अभी तक जितनी भी चीज़ें चल रही होती हैं वो सारी फेडरेशन और पेरेंट्स हम अपने ऑन पे ही कर रहे होते हैं। तो थोड़ा गवर्नमेंट की सपोर्ट हो तो फिर सपोर्ट करेगी नो डाउट बहुत अच्छे तरीके से, और फिर ये जो आप इतने इतने बड़े मुकाबले जाके नेशनल सतह पर इंटरनेशनल सतह पर खेलते हैं, इसमें आपको आसानी हो जाएगी और इन दी एंड पाकिस्तान का नाम ही रोशन होगा। मुझे चेस खेलना सिखा देंगे फिर आप मायशा? ठीक है। थैंक यू सो मच, आप लोगों के वक्त का बहुत बहुत शुक्रिया। थैंक यू एंड गुड लक। नाज़रीन, ब्रेक होगी, हम ब्रेक के बाद आपको ज्वाइन करेंगे हमारे साथ। रहिए। वेलकम बैक वंस अगेन। प्रोग्राम के इस हिस्से में हम डिस्कस करने जा रहे हैं, बहुत सारे लोग परेशान रहते हैं गुर्दे की पथरी की वजह से। अब इसकी वजूहात क्या होती हैं, इसका तरीका इलाज होम्योपैथिक में क्या है, आज हम ये डिस्कस करेंगे। क्या ये मुस्तनिद तरीका इलाज है? और नॉर्मली हम जो होम्योपैथी का इलाज कहते हैं वो क्योंकि मेडिसिन आप जल्दी से लें नॉर्मली तो आपको लगता है जल्दी से फ़र्क पड़ गया है, लेकिन होम्योपैथिक तरीका इलाज में थोड़ा सा डिले होता है, लेकिन बहुत सारे लोग जो हैं वो इससे इलाज कराते भी हैं। सो इसमें गुर्दे की पथरी का इलाज है क्या, कितनी देर में होता है, और इसके बाद अगर दोबारा से बच जाए तो क्या होता है? जिन लोगों को मुसलसल पेन रहता है उनके लिए तरीका इलाज क्या होता है? डॉक्टर हसन अहमद खान साहब ने हमें ज्वाइन किया है, उनको वेलकम करेंगे। अस्सलाम वालेकुम जी। वालेकुम सलाम। थैंक यू सो मच। सबसे पहले तो मैं आपसे ये जानना चाहूँगी इसकी वजूहात क्या होती हैं जिन लोगों के गुर्दे में पथरी बन जाती है? सबसे पहले तो इनकी जो वजूहात होती हैं वो यही होती हैं कि पानी ना पीने, पानी की कमी की वजह से ज़्यादातर ही होती हैं। और फिर ये मुख्तलिफ टाइप्स की होती हैं, जैसे कि कैल्शियम ऑक्सीलेट की हो गई, यूरिक एसिड की हो गई, ये मेजर इसकी दो टाइप्स हैं। वैसे अगर आगे जाएँ तो सिस्टाइन भी होती है, लेकिन वो बहुत रेयरली होती है, वो जेनेटिकली आती है। सही। लेकिन मोस्टली जो आती हैं वो कैल्शियम ऑक्सीलेट हैं, वो ज़्यादातर कैल्शियम वगैरह इंटेक करने से होता है, पानी वगैरह। कैल्शियम आप मैक्सिमम इंटेक करें उसकी वजह से बन जाती है? हाँ जी, उसकी वजह से जो है। और किडनी जो होती है इसका स्टोन की कोई मतलब कि खास मिकदार नहीं होती कि कितनी बड़ी है या कितनी छोटी है, ये उसके लैब टेस्ट से ही हमें डायग्नोज होता है। मल्टीपल स्टोन होते हैं या एक दो स्टोन भी बहुत पेन करते हैं? अक्सर बात देखा भी गया कि एक ही होता है, लेकिन अक्सर बात देखा गया कि मल्टीपल्स भी होते हैं, लेकिन ये कई पेशेंट में ऐसा भी देखा गया कि मूवमेंट भी इनकी होती है, जैसे कि ब्लैडर में या किडनी से मूव कर है ब्लैडर की तरफ या यूरेटर में आके स्टॉप हो गया तो पेनफुल हो जाता है। सही सही। सो बता दें किन लोगों में चांसेस ज़्यादा होते हैं कि उनके गुर्दे में पथरी हो सकती है? ये उन लोगों में ज़्यादातर होते हैं जिन्होंने ज़्यादा कैल्शियम ज़्यादा इंटेक करते हैं, पानी की कमी जिनमें ज़्यादा रहती हो, जैसे कि कुछ वार्म एरियाज़ में रहते हैं या कुछ लोग पानी का इंटेक कम करते हैं, पसीना जिनको ज़्यादा होता है, उनमें ये बहुत ज़्यादा से चांसेस होते हैं। क्या हमारी डाइट में भी कुछ ग़िज़ाएं ऐसी हैं जिससे चांसेस होते हैं कि आपके गुर्दे में पथरी हो सकती है? जी मैम, बिल्कुल। जिस तरह के पालक वगैरह से इससे होती है, ठीक है। और जितनी भी हमारी ऐसी डाइट्स हैं, जैसे कि अगर हम जो यूरिक एसिड्स की बनती हैं उनमें मीट वगैरह इसका बहुत अपना सी फूड इससे बहुत ज़्यादा होती हैं, और जितनी भी चिकनाई वाली चीज़ें हैं लाइक पोटैटो चिप्स हो गए, और इनसे जो है ज़्यादातर ये बनने की। मर्द ख़वातीन दोनों में बराबर चांसेस होते हैं? नहीं, इसका ऐसा मैंने अपनी प्रैक्टिस में इतना नहीं देखा, लेकिन ये मैंने तो आजकल के जो टीनेजर्स हैं उनमें भी देखा है। अच्छा। कि वो ज़्यादा कोई स्पोर्ट्समैन है, ज़्यादा पानी का इंटेक अगर किसी का नहीं है, इस तरह भी मैंने देखा है कि उनमें ज़्यादा ये चांसेस। अब जिन लोगों को गुर्दे में पथरी है उसकी अलामात क्या होती हैं?
उसकी अलामत ये हैं कि कई लोगों नॉर्मली होता ही है ना कि पेन हो रही है, आप पेन किलर खाते जा रहे हैं, आपको पता ही नहीं है कि आपके गुर्दे में पथरी है। जी, कई लोगों को ऐसे होता है जिनकी मोस्टली मूव करती है ना, उनको पेन का ज़्यादा नहीं फील करता, लेकिन जिनको पेन गुर्दे में ही होती है तो वो अपनी बैक पे या लोअर एब्डोमेन में बार बार पेन महसूस करते हैं। तो कई लोगों को जिनका मूव करता है वो ऐसे होता है कि उनके ब्लैडर में चली जाती है, तो हम बाज़ औक़ात अल्ट्रासाउंड में भी अगर करवाते हैं किडनी का तो उसमें हमें शो नहीं, तो फिर हमें मज़ीद उसका करवाना पड़ता है। अच्छा। या अगर हम बूढ़े ओल्ड पीपल्स में देखें तो उनमें ज़्यादातर ये है कि उनको यूरिन रुक रुक कर आता है, तो वो ये होता है कि वो उनकी यूरिनरी ट्यूब में जाके यहाँ तो कहीं फंस जाता है, जिसकी वजह से उनको यूरिन रुक रुक के आता है, पेन से आता है, बर्निंग यूरिन होती है उनको, और उसमें यूरिन का कलर भी चेंज हो जाता है। सही। सो चांसेस किन लोगों को ज़्यादा होते हैं जिनकी डाइट कुछ कॉम्प्रोमाइज़ होती है या पानी की कमी, आपने बता दिया। एज भी मैटर करती है या किसी भी एज में हो सकता है? एज इसमें इतना मैटर नहीं करती, किसी में भी हो सकता है, क्योंकि इसका देखिए ना, हमारा किडनी का बेसिकली फंक्शन यही है कि ब्लड को फिल्टर करना, वेस्ट प्रोडक्ट को उसमें से अलहदा करना। सही। तो जब हम वाटर का इंटेक ही नहीं इतना करेंगे तो फिर जाहिर बात है उसमें तो अपनी वर्किंग करते रहना। तो बिल्कुल सही कहा आपने। अब इसका तरीका इलाज क्या है होम्योपैथिक? तरीका इलाज तो सबसे पहले जब हम होम्योपैथी की बात करते हैं तो हम टोटलिटी ऑफ सिम्टम्स के ऊपर देखते हैं, और हर पेशेंट जो हमारे पास है हम उसको इंडिविजुअली डील करते हैं, इंडिविजुअलाइज करते हैं उसको, और उसमें हम देखते हैं कि पेशेंट की इस वक्त क्या कंडीशन है, आया ये इसको हमने इस मेडिकेशन की तरफ लेकर भी जाना है कि नहीं ले जाना। अच्छा। ये भी हमें देखने को बहुत ज़्यादा मिलता है। यानी यहाँ आप ये नहीं कर सकते कि हम साये के किडनी में दर्द थी, उसने ये वाली दवाई खाई तो आप भी खाना शुरू कर दो। नहीं, ये असल में ये सारा जो है ऐसे ही बस बना हुआ है कि ये दवाई इसके लिए है। हाँ। तो होम्योपैथिक में क्योंकि टोटली हम स्पेशली इंडिविजुअलाइजेशन को देखते हैं कि हर पेशेंट की एज वाइज, उसकी मोडेलिटी, उसका इस वक्त जो टेम्परामेंट है वो किस, उसके अकॉर्डिंगली ही हम टोटलिटी ऑफ सिम्टम के ऊपर प्रिस्क्राइब करते हैं। और उसी तरह हमारी जो रेमेडीज़ हैं वो राइट साइड और लेफ़्ट साइड किडनीज़ के बीच फ़र्क होती हैं। ठीक है, ठीक है। सो इसमें क्या होता है, आपको रूटीन में मेडिसिन देनी पड़ती है, ड्रॉप्स की सूरत में मेडिसिन होती है, किस तरह से मेडिसिन दी जाती है और कितनी टाइमिंग के लिए खानी होती है, और किस तरह से किडनी से आपके स्टोन जो हैं वो कितनी देर में रिलीज हो जाते हैं? फर्स्ट ऑफ ऑल तो हम जो सबसे पहले डायग्नोज करते हैं, हम तो देखते हैं कि सबसे पहले कि वो स्टोन है कितना बड़ा, उसको कितना टाइम लगेगा, उसका फिर हम जो पीरियड होता है वो हम पेशेंट को बताते हैं कि इसको इतना टाइम लग जाएगा। ठीक है, कईयों को छोटा होता है, कईयों को काफ़ी बड़ा स्टोन होता है। फिर हम ये देखते हैं कि स्टोन है किस जगह पे, और उसके बाद जो उसकी मेडिकेशन होती है वो हम कुछ अपने मदर टिंचर्स भी उनको देते हैं, जिनको ज़्यादा हमें पता होता है कि इनको मदर टिंचर से फ़र्क पड़ जाएगा, और जिनको हमें पोटेंसी में डोजेस देनी पड़ती हैं उनको हम पोटेंसीज में डोजेस देते हैं। ठीक है। और कितने टाइम में ये रिलीज हो जाती है? ये स्टोन पे डिपेंड करता है, स्टोन कितना, बिकॉज उसको ब्रेक होने में टाइम लगेगा या वो ब्रेक होके कितना लगेगा। अब लाइक अगर ओल्ड पीपल हैं तो उनका स्टोन अगर छोटा है तो उनको इतनी फील भी नहीं होगा, लेकिन और अगर मुसलसल किसी को पेन रह रही है फिर उसके लिए क्या किया जाता है? मुसलसल पेन के लिए फिर हम उसको जो है अपनी जो हमारी मेडिसिन है होम्योपैथिक में जो हमारी फौरी तौर पे करती हैं उस पर जाके असर, तो फिर वो उनको हम देते हैं। सही। ऑलमोस्ट कितनी देर का कोर्स आपको करना पड़ता है? ये टोटली स्टोन पे डिपेंड, इसकी रिपोर्ट्स पे डिपेंड करता है, जो उस पे पर्सन टू पर्सन भी ये चीजें वेरी करती हैं। किसका कुछ लोगों का बहुत जल्दी उनको रिलीफ मिल जाता है और कुछ लोगों का जो है वो टाइम लेता है। जी, ये पर्सन टू पर्सन चीज़ें वेरी करती हैं। सो मुझे ये बता दीजिएगा, अगर आपने एक दफ़ा आपकी किडनी में स्टोन बना, मेडिसिन खाई, दोबारा कितने चांसेस होते हैं दोबारा बन सकता है? दोबारा अगर आप अपना खुद से अगर आप ख्याल रखें, अपनी डाइट को ठीक रखें, तो मेरे ख्याल से दोबारा बनने के चांसेस नहीं होते। अगर आपको उसको अपनी डाइट का पता चल गया, आपने अपना वाटर इनटेक ठीक रखा है, अपनी डाइट ठीक रखी है और बैलेंस आप चल रहे हैं डाइट में बिल्कुल, और तो इस रेफर क्या करते हैं, क्या क्या चीज़ें बिल्कुल नहीं खानी जिनकी किडनी में बार बार स्टोन हो जाते हैं? उनके लिए ये है कि कैल्शियम को कम से कम इस्तेमाल करें, स्पेशली दूध नहीं पीना? दूध पिए लेकिन कम। ठीक है, ठीक है। अब जिस तरह के कईयों का ऐसे होता है कि आपके यूरेटर में अगर फंस जाता है तो उनको पानी भी ज़्यादा नहीं पीना, बिकॉज वो पानी पीछे भर जाएगा और फिर उनको पेन स्टार्ट हो जाएगी लोअर एब्डोमेन में। तो जिनके स्टोन छोटा है उनको पानी ज़्यादा से ज़्यादा पीना चाहिए ताकि वो मेडिसिन की साथ ही हो जाए, पानी के थ्रू ही वो यूरिन के थ्रू वो आउट हो जाए। तो ये सारी इसमें जो है बेसिक चीज़ें हैं। डाइट में आप चावल खा सकते हैं, दालें खा सकते हैं? हाँ जी, चावल दालें ठीक है, क्योंकि नॉर्मली कहते हैं ना कि चावल भी नहीं खाने चाहिए, तो चावल आप खा सकते हैं, कोई इशू नहीं होता। जी, चावल खा सकते हैं, लेकिन उस तरह नहीं कि अब वो ज़्यादा ही उसका इंटेक कर लिया जाए, लेकिन उसके अकॉर्डिंगली ही बस
क्या ये जेनेटिक भी होती है कि अगर आपके Yes, पेरेंट्स में है तो जी, आपको होने के चांसेस जी, जो मैंने आपको दूसरी इसकी कैटेगरी बताई सिस्टाइन, वो जेनेटिकली होती है। वो फैमिली हिस्ट्री में हो या कुछ हो तो वो उस तरह फिर उसको तो जिनकी फैमिली हिस्ट्री में उनको तो पहले से ही केयर करनी चाहिए। रमज़ान का महीना है तो जिन लोगों को किडनी में स्टोन है रोज़ा रख सकते हैं? हाँ जी, रख सकते हैं। अगर उनको इस तरह की कोई स्पेशल कोई पेन वगैरह नहीं होती तो वो जो मेडिकेशन अपनी वो सहरी और इफ्तारी में अपनी लें तो वो रख सकते हैं, कोई इसमें ऐसा इशू नहीं है। लेकिन अगर किसी को ज़्यादा प्रॉब्लम है तो वो फिर इसको अवॉइड करे, क्योंकि उसकी जब पेन होगी तो उसको मेडिसिन लेनी पड़ेगी। उसके पानी का इस्तेमाल नॉर्मली कितना रिकमेंड करते हैं? पानी के वैसे तो 8 गिलास डेली पीने चाहिए, लेकिन अब जो इस तरह के हमारे पास किडनी के पेशेंट आते हैं, हम सबसे पहले यही देखते हैं कि इसको पेन कितनी है और आया इसको इसका स्टोन किस जगह पे कितना वो बढ़ा है इस वक्त, उसके हिसाब से हम उसको पानी दें। जैसे मैंने आपको पहले भी अर्ज किया कि अगर वो यूरेटर में आके फंस गया तो हम उसको पानी ज़्यादा नहीं रिकमेंड करते, क्योंकि वो पानी पीछे भर जाएगा। जब पीछे भरेगा तो उसके पेन होना स्टार्ट हो जाएगी। और जो इनके स्टोन कम छोटी मिकदार में है, स्टोन छोटा है, तो हम उसको कहेंगे पानी पिए ताकि वो उसी से ही। क्या स्टोन को भी टेस्ट कराते हैं कि पता चले किस नौइयत का है और ये क्यों बार बार बन रहा है? वैसे तो टेस्ट इसका नहीं किया जाता, लेकिन अगर कोई हमें कोई शक को शुबात लगे कि ऐसे कोई ये ट्यूमर लाइक या कोई कैंसर का तो नहीं है, तब हम करवाते, अदरवाइज ये नहीं होता, क्योंकि ये ज़रात ही होते हैं। नॉर्मली लोगों को नहीं रिकमेंड किया नॉर्मली लोगों को। और अगर जिनका बार बार बन रहा है उनको भी नहीं किया जाता? उनको मे भी किया जाए, लेकिन अभी तक मैंने अपनी प्रैक्टिस में इतना नहीं देखा, क्योंकि जो भी आए हैं वो तकरीबन मोस्टली ठीक ही गए हैं, ठीक हो गया है। सो उन लोगों के लिए क्या होगा जो सुनी सुनाई बातों से एक दूसरे की मेडिसिन भी खा लेते हैं? बहुत सारे लोग ऐसे होते हैं कि अच्छा गुर्दे की पथरी के लिए मैंने ये मेडिसिन खाई थी, तुम भी यही स्टार्ट कर दो। सो उनको क्या कहना चाहेंगे? उनको मैं ये कहना चाहूँगा कि सबसे पहले तो आप जो है अपने फिजिशियन से कंसल्ट करें, ना कि एक दूसरे के जो है वो उसी को रिपीट करें, उसी प्रैक्टिस को करें कि इसने मेडिसिन खाई तो मैंने। आप पहले अपने फिजिशियन को कंसल्ट करें, क्योंकि नॉर्मली लगता है ना होम्योपैथिक की दवाइयाँ एक जैसी होती हैं, तो लोग कहते हैं कि अच्छा ये कौन सा। नहीं, टोटली सिम्टम्स फ़र्क होते हैं, सिम्टम्स कुछ मैच करते हैं, बट काफ़ी सिम्टम्स पे आके मेडिसिन डिफरेंट हो जाती हैं। सही। सो इसके लिए आपको बिल्कुल इस चीज़ को लाइट नहीं लेना, डॉक्टर के पास जाना है, प्रॉपर अपनी हिस्ट्री बतानी है, ऑब्वियसली आपने जो टेस्ट कराए हैं, जो एक्सराज वगैरह कराए हैं, वो दिखा के फिर अपनी मेडिसिन लेनी है। मैसेज क्या होगा देखने वालों के लिए? मैसेज बस यही होगा कि होम्योपैथिक जो ट्रीटमेंट है ये बहुत सेफ़ है, इसमें किसी किस्म का कोई सच कोई भी साइड इफ़ेक्ट नहीं है, और आप एक अच्छे होम्योपैथ, एक अच्छे फिजिशियन से जो है हमेशा कंसल्ट करें तो आपको ज़रूर इससे फ़ायदा होगा। थैंक यू सो मच जी, आपके वक्त का बहुत बहुत शुक्रिया। थैंक यू। ब्रेक के बाद आपको ज्वाइन करेंगे। वेलकम बैक वंस अगेन। आज है जी 15 मार्च, जिनकी सालगिरह है उनको हम विश करने जा रहे हैं, लेकिन आपको परेशान होने की जरूरत नहीं। अगर आपकी कल सालगिरह है आप अपनी पिक्चर्स हमें भिजवा दें, इंशाल्लाह मंडे के प्रोग्राम में शामिल करके आपकी सालगिरह को भी ऐसे ही हम स्पेशल बनाएंगे। एहसन भट्टी की सालगिरह है, उमर फारूक की सालगिरह है, मिरहा की सालगिरह है, और गुलाम दस्तगीर सिटी 42 के कैमरामैन हैं जी, इनकी भी सालगिरह है। आप सब लोगों को सालगिरह की मुबारकबाद, हैप्पी बर्थडे। हैप्पी बर्थडे वंस अगेन। सो अगर आपकी सालगिरह कल है तो आप हमें अपनी पिक्चर्स भिजवा दें, मंडे को जिनकी सालगिरह वो भी भिजवा दें, मंडे के प्रोग्राम में शामिल करके आपकी सालगिरह को भी स्पेशल बनाएंगे। स्क्रीन पर नंबर है, इस पर अपनी पिक्चर और नाम व्हाट्सएप करें, प्रोग्राम में शामिल हो जाएं। ब्रेक के बाद आपको ज्वाइन करेंगे, स्टे विद अस। वेलकम बैक वंस अगेन। सेगमेंट्स का सिलसिला आगे बढ़ाएंगे, और वीकेंड है, बहुत सारे लोग 3-4 दिन के लिए जाके सब्जियां और ग्रॉसरी वगैरह कराते हैं माह मुबारक में, क्योंकि इन चीज़ों का इस्तेमाल भी ज़्यादा हो रहा होता है। तो हम आपकी मुश्किल को आसान कर देते हैं, बताते हैं आज के भाव।
अच्छा, नॉर्मली रेट देखा जाता है वीकेंड पे, हफ्ता और इतवार बढ़ जाते हैं क्योंकि ज़्यादा लोगों ने फ्रूट्स भी खरीदने होते हैं। पूरा हफ्ता आप कहते हैं अच्छा चलें आज फ्रूट चाट नहीं बनाई तो हफ्ता इतवार पे बना लें, घर में सब लोग होंगे, लेकिन इससे क्या होता है कि रेट भी आपके इजाफा देखने में आता है। तो मायदा की तरफ चलते हैं, रेट लिस्ट उनके पास है, ओवर टू यू मायदा। रमज़ान का दूसरा अशरा चल रहा है और दूसरे अशरे में भी हमने देखा कि सब्जियों की कीमतों को कंट्रोल नहीं किया गया। सरकारी कीमत को जबकि ओपन मार्केट में मनमानी कीमतें वसूल की जा रही हैं। हमारे पास रेट लिस्ट मौजूद है, आपके साथ शेयर करते चलेंगे। आलू की सरकारी कीमत देखी जाए तो 35 ओपन मार्केट में, 38 प्याज दर्जा अव्वल, 32 ओपन मार्केट में 35। टमाटर की सरकारी कीमत 45 ओपन मार्केट में 35 तक फ़रोख्त किया जा रहा है। टमाटर जो है वो 45 की बजाय 50 में फ़रोख्त किया जा रहा है। अदरक जो है 360 जबकि ओपन मार्केट में 375 में फ़रोख्त किया जा रहा है। लहसुन सरकारी कीमत 265 ओपन मार्केट में 275 में फ़रोख्त किया जा रहा है। मटर जो ठीक है, थैंक यू सो मच जी। मायदा हमारे साथ मौजूद थी और सब्जियों की कीमतें हमें बता रही थी। अगेन सरकारी रेट लिस्ट से अच्छा खासा जो है वो हम इजाफा देख रहे हैं सब्जियों की कीमतों में। और इसी तरह जब लोग जाते हैं अपने करीबी मार्केट में तो हर मार्केट का रेट जो है वो डिफरेंट होता है, जिसकी वजह से लोगों को मुश्किलात होती हैं। तो इसके लिए डिमांड यही है, लोगों की रिक्वेस्ट यही है कि हुकूमत इस पर नज़रसानी करे, इंतज़ामिया इस पर नज़रसानी करे, कम अज़ कम माह मुबारक में रिलीफ दे दें, ये लोग बार बार रिक्वेस्ट कर रहे हैं। हम आगे बढ़ेंगे, अगला सेगमेंट शामिल करेंगे माल का हाल। अच्छा जी, डिफरेंट करेंसी रेट हमारे पास हैं, आपको अपडेट कर देते हैं। नाज़रीन, इसी के साथ ही हमें आपसे इजाज़त चाहिए। हमारी और आपकी मुलाकात तो इंशाल्लाह मंडे को होगी, लेकिन आप अपनी सजेशन, अपना फीडबैक हम तक ज़रूर पहुंचा सकते हैं। हमारा फेसबुक और इंस्टाग्राम पेज है जी, जिस पर आप अपनी शिकायत भी, अगर आपके इलाके में कोई इशू है आप वो भी हमारे साथ शेयर कर सकते हैं। अगर आप में कोई टैलेंट है आप वो भी शेयर करें, इंशाल्लाह प्रोग्राम में आपको भी मदद किया जाएगा। अपनी सजेशन भी हम तक पहुंचाएं और इसके साथ साथ अगर आपकी बर्थडे है तो स्क्रीन पर नंबर है जी, इस पर अपनी पिक्चर्स हमें भिजवा दें अपने नाम के साथ, प्रोग्राम में आप भी शामिल हो जाएं। अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा, मंडे को मुलाकात होगी। अल्लाह हाफ़िज़।